आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल मास सिस्टम, और इसमें हम बहुत ही बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं वो तुम डिसाइड करना यार, ना इतने प्यारे भी नहीं है। जो बच्चे दिल के कमजोर हैं, तो दिल के कमजोर बच्चों के लिए पहले से ही चेतावनी है कि ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आधा घंटा लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं तुमको पसंद आता है कि नहीं। तो हर क्वेश्चन पे मैं तुम्हारा फीडबैक चाहूंगा, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। आगे इट इज ऑब्जर्व दैट पार्टिकल रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर इंपैक्ट। जैसे ही टकराव होता है इन दोनों के बीच में, तो ये वाला पार्टिकल ऐसा वर्टिकल उछल जाता है। आसान ही है यार, मैं टफ क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं वैसे भी, है कि नहीं भाई? मुझे कभी किसी ने टफ क्वेश्चन कराते हुए देखा? सारे क्वेश्चन आसान ही लाता हूं तुम्हारे लिए। तो हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को नमस्कार और बहुत सारा प्यार। मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के सेंटर ऑफ मास का लास्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 9। और आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। क्या घटिया शेर मारा है ना, ठीक है। और बाकी आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल मास सिस्टम, और इसमें हम बहुत ही बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं वो तुम डिसाइड करना यार, है ना। इतने प्यारे भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इस वेरिएबल मास सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम 3 बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। कौन से? कोलिजन के ऊपर, है ना। मतलब इतने प्यारे भी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। हाँ, लेकिन जिसने कोलिजन नहीं पढ़ा है, ठीक है, और जो बच्चे दिल के कमजोर हैं, तो दिल के कमजोर बच्चों के लिए पहले से ही चेतावनी है कि ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आधा घंटा लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, तो ये स्किप कर देना अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो। अदरवाइज तुम बोलोगे हे भगवान, क्या पढ़ा रहा है, क्या लिखा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो बेटर है आप वेरिएबल मास सिस्टम से स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये कि वेरिएबल मास सिस्टम जेई का वैसे टॉपिक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये क्योंकि इस पे ऐसा इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जेई की तरफ से। तो जो भी है सिलेबस में है तो हम ये चीज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो बस बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। तो वेरिएबल मास सिस्टम से पहले, जैसा कि मैंने कहा, 3 सवाल देखेंगे कोलिजन के ऊपर, जिसमें हम थोड़े से कोलिजन के क्वेश्चंस, कोलिजन वैसे तो हमने कर लिया था, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन हम थोड़ा सा आज यहाँ पर लेंगे। तो जैसे यहाँ अब क्या हो रहा है, यहां पर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जब कोलिजन हो रहा है एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस के प्रेजेंस में। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं तुमको पसंद आता है कि नहीं। तो हर क्वेश्चन पे मैं तुम्हारा फीडबैक चाहूंगा, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। पहली बात, कमजोर दिल वाले बच्चे ना करें, वो तो सीधे सीधे स्किप मार दे, है ना। कमजोर दिल से मेरा मतलब ये है कि यार जिन्होंने कोलिजन नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है वो बिल्कुल हो जाए तैयार, क्योंकि अब होने जा रहा है आप सभी पे वार इन 3 क्वेश्चंस का। 3 बार करेंगे, बिल्कुल वुल्वरीन के पंजो टाइप, ठीक है। पहला पंजा है मतलब देखेंगे ना क्लॉज उसके, तो बस पहला क्लॉ। एक तरीके से यहाँ पे क्या दिया है सुनो। कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v0 और 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। एक ट्राइंगुलर वेज है जिसका एंगल आपको यहाँ पे अल्फा दिया गया है। ये गिवन है कि tan अल्फा की वैल्यू 2 है, और साथ ही साथ आपको ये भी गिवन है कि सारी की सारी सरफेसेस स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। कहा गया इट इज ऑब्जर्व दैट पार्टिकल रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर इंपैक्ट। तो जैसे ही टकराव होता है इन दोनों के बीच में, तो ये वाला पार्टिकल ऐसा वर्टिकल उछल जाता है। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द स्पीड ऑफ m एंड 2m आफ्टर द इंपैक्ट। तो भैया m और 2m की जो स्पीड है वो आपको बतानी है आफ्टर इंपैक्ट क्या होगी। तो एकदम जो है तुम बोलोगे सर अभी तो कह रहे थे कि वुल्वरीन का क्लॉर, अभी आप कहने वाले थे एकदम आसान सवाल। तो यार अब मतलब ये थोड़ा आसान है ना, है ना। आसान ही है यार, मैं टफ क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं वैसे भी, है कि नहीं भाई? मुझे कभी किसी ने टफ क्वेश्चन कराते हुए देखा? सारे क्वेश्चन आसान ही लाता हूं तुम्हारे लिए, है कि नहीं? क्योंकि फिजिक्स में जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता लग जाता है तो आसान ही लगता है कि नहीं? खैर, तो बात यहां पर क्या कही जा रही है? बात यहां पर कही जा रही है कि इस सवाल को अगर आप देख रहे हो तो मैंने कहा ये है मास m और ये वेलोसिटी है आपकी कुछ v0। ये यहां से आकर इससे टकराता है और टकराने के बाद ये निकल जाता है ऐसा ऊपर। कैसा निकल जाता है भाई साहब? ये निकल जाता है ऐसा ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन में निकल जाता है। अब मुझे नहीं पता यार क्या वेलोसिटी होगी उसकी, तो मैंने कहा कि यार ये निकल गया कुछ v1 की स्पीड, ठीक है साहब। और ये जो है वो निकल गया टकराने के बाद कितने की स्पीड से? v2 की स्पीड। तो आफ्टर कोलिजन दीज आर दी वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स या पार्टिकल्स। अरे यार ना, आप दोनों ब्लॉक है, एक पार्टिकल और एक ब्लॉक है, और ये एंगल है अपने पास अल्फा। अब थोड़ा गौर से सुनना बातों को। बात ये है मेरे भाई कि ये वाली सरफेस भी आपकी कैसी है? स्मूथ।
तो जब ये चीज इससे टकराएगी, अच्छा अब ऐसे मत बोलना कि सर ये सीधा कैसे चल रहा है तो प्रोजेक्टाइल करना चाहिए था, अबे वो टकराते वक्त की वेलोसिटी दूर इसलिए बनाया है जिससे कि तुमको साफ दिखे। तो भाई साहब हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर जब यहां पे टकराव की स्थिति जब पैदा होगी, इसको यहां पे बना दूं मैं, जब टकराव हो रहा होगा इसका इससे, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां इस पे नॉर्मल लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में और इस पे नॉर्मल लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक इंपल्सिव फोर्स होगा और इस इंपल्स की एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जिससे कि ग्राउंड का जो नॉर्मल है वो भी इंपल्सिव हो जाएगा, है ना। लेकिन जब आप बात करोगे इस पार्टिकल की, तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, अब ऐसा मत कहना कि सर इस पे mg लग रहा है तो mg भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं है मेरे भाई, और इंपल्सिव ना होने की वजह से ड्यूरिंग द कोलिजन इट विल नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट इन द मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज mg प्रोड्यूस नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव छोटे मैग्नीट्यूड के होने की वजह से वो थोड़े से टाइम के अंदर मोमेंटम में कुछ खास चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो भी चेंज प्रोड्यूस कर रहा होगा वो होगा ये नॉर्मल, और नॉर्मल का किस डायरेक्शन में भाई साहब, along the inclined plane there is no component of normal, that's why you can say that ये हरा हरा पार्टिकल has same component of velocity in this direction। भैया इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। प्लीज ऐसा ना बोले कि सर देखो mg का कंपोनेंट आ रहा है, यार वो नॉन इंपल्सिव है तो उस छोटे से टाइम में चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि बिफोर कोलिजन क्या वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, ये थी v cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में v sin अल्फा या v नॉट sin अल्फा, तो आपको ये समझना होगा आफ्टर कोलिजन भी ये v नॉट cos अल्फा ही रहेगा। हालांकि ये इधर v1 के हिसाब से अगर मैं ये कंपोनेंट निकालूंगा v1 के हिसाब से तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये आ जाएगा v1 sin अल्फा। लेकिन आप मेरी हिसाब से बात समझ गए होंगे कि v नॉट cos अल्फा और v1 sin अल्फा इस डायरेक्शन के वेलोसिटी के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो भैया सबसे पहली बात तो अपनी यही आ गई कि मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर ली, तो मैंने क्या कह दिया कि अपना जो है ये v नॉट cos अल्फा इज इक्वल्स टू v1 sin अल्फा। अब तुम बोलोगे कि हाँ आप तो रट उठा के आए हो, आपको तो पता ही है ये करना था, हमको कैसे पता लगेगा। याद करो मैंने क्या कहा था, लाइन ऑफ इंपैक्ट, कोलिजन की जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसके अलॉन्ग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात होगी, तो ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। इस वजह से भूल गए ऑब्लिक कोलिजन जो पढ़ाया था पिछले सेशन में, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम देखेंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है साहब वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है। यार आई क्या बात समझ में, ठीक है जी। तो यहां से अपने पास जो है किसकी वैल्यू आ गई है भाई साहब, v1 की वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई है साहब, v1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है v नॉट cot अल्फा। अब तुम कहोगे कि साहब tan अल्फा जो है 2 दिया हुआ है तो cot अल्फा क्या 1/2 होगा, तो मैं कहूंगा जी साहब बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। ठीक है, यहां तक मामला एकदम क्लियर। अब सुनो, अब मैंने कहा कि यार v1 तो निकल गया अपना और बड़े आसानी से निकल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, देखो आ गया इसमें कुछ नहीं था, रद्दी था रद्दी। सुनो फिर अगली कहानी। अगली कहानी यह है कि पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूंगा तो पूरे सिस्टम पे देयर इज एन इंपल्सिव फोर्स इन वाई डायरेक्शन दैट इज नॉर्मल बाय ग्राउंड। There is an impulsive force in y direction that is normal from ground, but there is no impulse or external force in x direction. तो हम कहेंगे since in x direction, या ऐसा बोल दो no impulse in x direction, that's why just before and after collision you can conserve the momentum of x direction। तो भैया क्या कहेंगे हम कहेंगे initial momentum is equals to finale momentum। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है साहब, वो है एम वी नॉट। और फाइनली भैया ये तो जा रहा है परपेंडिकुलर, जो कि सवाल में दिया गया है कि परपेंडिकुलर चले जाता है, दिया गया है कि मैं खुद ही अपने आप से सोच के बैठा हूं, नहीं दे रखा है। देखो रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मतलब ऐसा। अच्छा आप कई जने बताओ क्या बोलते हैं सर वर्टिकल का मतलब ये क्यों नहीं ले रहे प्लेन के परपेंडिकुलर। अबे
प्लेन वर्टिकल का मतलब हमेशा ये होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता तो वो बोलता प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है साहब। तो यहां पर अब हम क्या कहेंगे कि आफ्टर कोलिजन दिस इज नॉट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, इट इज ओनली मूविंग इन वाई डायरेक्शन, दैट्स व्हाई it has no momentum in x direction, but yes 2m is moving in x direction with a velocity of v2, so that's why हम क्या कहेंगे, अरे यार ये तो गजब हो गई बात, रामा रामा गजब हुई गवारे। यहाँ तो v1 जितना आया वह इतना ही, कितना आ गया अपने पास, v2 आ गया, कितना आया था भाई, v0 था अपने पास 10, तो ये आ जाएगा 5, और ये भी कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो भाई साहब ये आपकी हो गई है वेलोसिटी। हालांकि कोई कहे कि सर जी हम तो जो है ना इंपल्स निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इंपल्स, है ना, इसमें और एक एक्स्ट्रा मैं थोड़ा यार एक तो पता नहीं मेरी खांसी कब ठीक हो, मैं थक गया हूं, हार गया हूं ये खांसते खांसते। हाँ जी, तो मैं कह रहा था भैया यहाँ पे इंपल्स की भी बात हो सकती है, आपसे पूछे कि यार ग्राउंड का इंपल्स बता दो या इन दोनों के बीच में लगने वाला इंपल्स बता दो, बिल्कुल हम बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो इंपल्स इज व्हाट, नेट इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड द इंपल्स बिटवीन m एंड 2m, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है उसका इंपल्स कितना होगा, वो अगर आप पता करना चाहते हैं, या ग्राउंड से जो इंपल्स लग रहा है वो आप पता करना चाहते हैं, बता देता हूं यार मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं। देखो अब तुम जानते हो कि ये नॉर्मल कहां कहां लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो या तो इसका मोमेंटम में चेंज देख लो, इस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में इंपल्स, नहीं इस ट्रायंगुलर वेज का जो है मोमेंटम में चेंज डायरेक्शन। और अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड वाला जो इंपल्स है वो ट्रायंगुलर वेज पे भी लग रहा है या पूरे सिस्टम पे भी लग रहा है, ठीक है ना। तो भाई साहब मैं ऐसा कहता हूं ट्रायंगुलर वेज को लेकर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, तुम उसको लेके सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लेना वैल्यू सही। तो मैंने तुमसे कहा कि देखो यार प्यारे प्यारे बच्चों, इंपल्स अगर यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले आप देखें कि कौन से इंपल्स की बात करें, तो आपने कहा सर जी हम पहले इस इंपल्स की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है यार इस इंपल्स की बात कर रहे हो, तो ये इंपल्स किस पे लग रहा है, ये इंपल्स इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो तुमने कहा सर जी देखो इसकी बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर वेज की, मैंने कहा ठीक है यार, तुमने कहा हमने वो माना, है ना। तो भाई साहब अपने पास इस ट्रायंगुलर वेज पे दो इंपल्स लग रहे हैं, और कहानी हमें ये कहती है, कहानी हमें क्या कहती है, कहानी हमें कहती है कि भैया देखो ये पहले जो था वो था रेस्ट पे, बाद में जो है ये चलने लग गया v0/2 से किस डायरेक्शन में, इस दिशा में, है कि नहीं। तो ठीक है यार तुम्हारे हिसाब से चीजों को देखने लगो और बात करने लगो। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा कि यार इस नॉर्मल का इंपल्स जो आ रहा है उसका एक कंपोनेंट आ रहा है इधर जिसको मैं कह दूंगा इफ दिस एंगल इज अल्फा तो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, तो ये आ जाएगा n cos अल्फा और ये n sin अल्फा। तो नॉर्मल का x डायरेक्शन में इंपल्स is what it is n sin alpha dt, force dt, this impulse is actually equals to what, it is equals to change in momentum जो कि आ जाएगा 2m v फाइनल जो कि है v0/2 और माइनस का 0 क्योंकि वो इनिशियली 0 पे था। मामला यहां पे खत्म हो गया, नहीं 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 नहीं, अभी साइन अल्फा को निकालिए बाहर इज्जत के साथ, और ये लिखा हुआ है अपने पास नॉर्मल का इंपल्स, और ये आ जा रहा है अपने पास कितना mv0। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल का इंपल्स विच इज इंटीग्रेशन ऑफ n dt इज व्हाट इट इज mv0/sin अल्फा। अब ऐसा मत कहना कि सर जी यार देखो हमको है ना m की वैल्यू नहीं पता है, अरे नहीं पता है तो m के टर्म्स में रिजल्ट निकल जाएगा अपना। सर जी हमें v0 की वैल्यू दे रखी है 10 डालो, सर जी साइन अल्फा, अरे tan अल्फा दिया हुआ है तो साइन अल्फा भी निकल जाएगा। कैसे भैया, अगर अपने पास tan अल्फा की वैल्यू है 2 तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास ना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो साइन अल्फा आ जाएगा 2/√5, उठा के वैल्यू वहां पटकेंगे, इंपल्स ऑफ नॉर्मल जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, तो फिर ग्राउंड का इंपल्स कैसे निकालेंगे यार, वाई डायरेक्शन में निपटा दो इसको, वाई डायरेक्शन में निपटा दीजिए मामला। कैसे,
अरे क्लियर है यार, ये ट्रायंगुलर वेज वाई डायरेक्शन में हिला तक नहीं है, क्यों नहीं हिला भाई, ऐसा क्या हो गया होगा इसके साथ? यार ग्राउंड से जो इंपल्स लगी होगी उतना ही इसका कंपोनेंट, नॉर्मल का कॉस वाला कंपोनेंट आ गया होगा। मतलब नेट इंपल्स जो है इसके ऊपर इन वाई डायरेक्शन इज 0। वाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस वेज इन वाई डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन में जो है चला ही नहीं भाई साहब, मोमेंटम में चेंज कितना है? 0। तो यार मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि इंपल्स ऑफ नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन is actually balancing the impulse of this normal का cos component। नहीं आई क्या बात समझ में? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं आई साहब। मैंने कहा हटाओ यार, तो ये सुनो। अरे मैं कह रहा हूं कि भाई इधर अपने पास, अरे मिट जा रे, इधर अपने पास ही आ रहा है एन जी डी टी। मैंने कहा हो क्लियर है बात? और मैंने कहा यार एन का कंपोनेंट निकाल लो, कितना आएगा? तुम बोलोगे एन कॉस थीटा आएगा, मतलब एन कॉस अल्फा आएगा साहब। तो मैंने कहा रे यार ये क्या है? तुम कहोगे ये है इंपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड। मैंने कहा ये क्या है? तुम बोलोगे कॉस अल्फा इनटू इंपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। मैंने कहा इसको निकाल रखा है तुमने? हाँ निकाल रखा। उठा के पटक लो यहाँ पे, तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, मतलब कॉट अल्फा। खत्म मामला। और बताऊं क्या? और तरीका बताऊं और कैसे कर सकते हैं आप इसको सॉल्व? और आप पूरा सिस्टम उठा लीजिए, है ना। मतलब कितना आ गया? कॉट अल्फा की वैल्यू हाफ थी, तो ये आ जाएगा एम वी नॉट बाई 2। और देखो देखो यार, हम वो बंदे हैं जो हम हमेशा विश्वास रखते हैं पूरे सिस्टम पे इक्वेशन को लगाने, है ना। हम इस टाइप के इक्वेशन में विश्वास है हमारा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि विश्वास नहीं है, लेकिन यार हमारी आदत है और हमें आदत से मजबूर, मैं मजबूर की जगह मजदूर बोलने वाला था, है ना। कोई बात नहीं यार, मजदूर भी है ही अपन, है ना। तो हम है आदत से मजबूर, क्या सिस्टम पे इक्वेशन लगाना हम कभी नहीं भूलते हैं भाई साहब, है ना। हम हमेशा जब भी मौका मिलता है सिस्टम पे इक्वेशन, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे होंगे लगातार तो इतना तो जान गए होंगे मुझको कि भैया हम खुश तब होते हैं जब बच्चा लगाता है इक्वेशन ऑन सिस्टम। तो अक्सर नॉर्मल फ्रॉम, मतलब इंपल्स ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड जब बच्चा लगाएगा तो इस तरीके से लगाएगा। लेकिन यार हम थोड़ा सा है ना अलग चलने वाले इंसान है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बच्चे को ऐसे कहते हैं कि देखो मेरे भाई, अगर आप हमसे पढ़े हो तो आप एक तरीके से और लगाना सीखो, ठीक है। कि भैया पूरा सिस्टम लेंगे और बोलेंगे वाई डायरेक्शन में इंपल्स आ रही है एक्सटर्नल ओनली, दैट इज नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। इन दोनों का एन एन वाला इंपल्स जो था वो तो इंटरनल हो गया। बोलो हाँ के ना? भाई दोनों को उठा लिया तो दोनों के बीच का इंपल्स तो इंटरनल है ना साहब? हाँ है, इंटरनल है। तो मैंने कहा यार ये एक्सटर्नल है कि नहीं सर? लेकिन ऐसा क्यों बता रहे हो? अरे ऐसे ही जस्ट फॉर थ्रिल, जस्ट फॉर फन है। मतलब ऐसे ही कि भाई तुम्हें बातें समझ में आ जाए, है ना। कि भाई इस तरीके से भी इक्वेशन अगर कोई पूछ ले तो क्लियर होनी चाहिए पिक्चर माइंड में। तो मैंने कहा उठाओ पूरा सिस्टम, तुमने कहा ठीक है उठा लिया। मैंने कहा वाई डायरेक्शन में बात बताओ, तुम बोलोगे नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड का इंपल्स आएगा। मैंने कहा कितना आएगा? ओए साहब, हाँ जी। तो वाई डायरेक्शन में हमने उठाया m+2m, और मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि यार इंपल्स ऑफ नॉर्मल दैट इज एन जी डी टी, इट इज व्हाट चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम। तो फाइनली वाई डायरेक्शन में कौन ऊपर जाते हुए दिख रहा है? वाई डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए दिख रहा है ओनली m, कितने स्पीड से? v1 से, और v1 मैंने निकाला था v0/2 इनिशियली। अच्छा ये क्या फाइनली जा रहा है पूरे सिस्टम की, लिखेंगे ना इक्वेशन। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इन वाई डायरेक्शन कितना? इसका तो लिख दिया, इसका 0 है। और इनिशियली ये तो वाई में चल नहीं रहा था, ये भी वाई में चल नहीं रहा था, तो 0। देखो ना यार, एक झटके में रिजल्ट निकला। तुम बोलोगे अरे सर क्या एक झटका? वो तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वैसे ही आपने किया था। हाँ दोनों जगह लगभग लगभग सेम है, लेकिन वही ना, हम आदत से हैं मजबूर, मजदूर नहीं मजबूर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये सवाल का धागा धागा आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब रेशा रेशा इसका क्लियर कर दिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। आइए, घबराइए नहीं, ठीक है, बिल्कुल जज्बा रखिए अपने अंदर और टूट पड़िए इस सवाल पर, ठीक है। तो आओ देखें क्या है सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में आपको दिख रहा है जैसा कि एक हेमिस्फीयर है, इसका मास है m, एक पार्टिकल है इसका भी मास है m, h हाइट से इसको ड्रॉप किया, गिरा, टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे कोलिजन होगा। तो देख लेते हैं कैसा कोलिजन हुआ। पार्टिकल को बोला है p कोलाइड्स इलास्टिकली विथ s, s अपना ये हेमिस्फीयर होगा।
तो जब ये टकरा रहा है तो कोलिजन कैसा है साहब? इलास्टिक है भाई साहब। ओहो, मतलब ई की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर? 1। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। थीटा पता नहीं भाई, कुछ दिया नहीं है थीटा कितना है। और कह रखा है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल यही है ऑब्वियसली, स्फीयर को तो पार्टिकल कहूंगा नहीं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल, मतलब टकराने के बाद ये ऐसा हॉरिजॉन्टल निकल लेता है। अब ऐसा मत बोलना सर वो इधर जाएगा, यार इधर थोड़ी ना जाएगा भाई, वो जाएगा तो इधर में टक्कर खा के तो ऐसा ही जाएगा वो, क्योंकि नॉर्मल ऐसा लगेगा तो एक कंपोनेंट इसको इधर मिलेगा तो ऑब्वियसली इधर ही वेलोसिटी आएगी। तो ये दिया गया है सवाल में कि भैया वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब ऐसा मत बोलो कैसे हो जाता है, आपको कैसे पता लगा? अरे अंग्रेजों सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सुनो, आगे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर टू द स्पीड ऑफ हेमिस्फीयर आफ्टर कोलिजन। बड़ा यार मतलब कॉम्प्लेक्स सा जवाब पूछा गया है, जिसको जवाब को मतलब सवाल पूछा गया है, सॉरी, जिस सवाल को पढ़ के ही आधे बच्चे तो जो है हथियार डाल देंगे कि न जाने क्या क्या पूछा है। अच्छा, पहली बात बोल रहा है रेशियो, रेशियो भी किसका? इंपल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर, इसीलिए मैंने वहां पे इंपल्स ऑन ग्राउंड तुमसे निकलवाया। किससे लेना है इस चीज का रेशियो? स्पीड ऑफ हेमिस्फीयर आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहला काम यह है कि भैया स्पीड निकाली जाए हेमिस्फीयर। आइए करते हैं शुरुआत, ठीक है साहब? तो की जाए शुरुआत। तो लो साहब, ये आ गया अपना क्या? वो हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आ गया अपना क्या? हेमिस्फीयर, ठीक है ना? अरे बंजारे, ये आ गया अपना क्या? ये आ गया हेमिस्फीयर। और जो बात है वो क्या दे रखी है हमको? और बात ये है कि भैया कहीं यहां पे टकराव हो रहा है, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, और इस टकराव की स्थिति में यहां से कहीं से वो पार्टिकल गिरा है, और वो गिरा है तो मैंने कह दिया कि चलो यार टकराते वक्त उसकी स्पीड होगी कितना? यू। कितने हाइट से गिरा है भाई साहब? ये एच हाइट से गिरा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये निकालने में तकलीफ होगी कि यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो बड़े आसानी से निकल जाएगा यू कितना। जी साहब, लेकिन यहां दिया गया है कि ये टकराने के बाद कुछ ऐसा चले जाता है, तो ऐसा चले जाता है तो भैया बोल दो यार कि ये पार्टिकल जो था m कितने वेलोसिटी से निकल गया? कुछ v1 से निकल गया, टक्कर खाने के बाद ऐसा निकल गया। तो ये किधर निकलेगा साहब? ये निकलेगा इधर v2 से, है ना भाई? इधर निकला, ये इधर निकला, स्मूथ सरफेस थी, ऐसा ही कुछ होगा। अब सबसे पहली बात आप ये करें कि यार मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचें। हालांकि ये वाला नॉर्मल जो होगा वो इंपल्सिव होगा, और इस नॉर्मल की वजह से ग्राउंड का नॉर्मल भी इंपल्सिव हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में अगेन देयर इज एन एक्सटर्नल, बट इन एक्स डायरेक्शन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल इंपल्स, या एक्स डायरेक्शन में कोई इंपल्स ही नहीं है यार। इंपल्स मतलब इंपल्सिव फोर्स नहीं, इंपल्सिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम मैं कर सकता हूं कंजर्वेशन, ठीक है? तो ये m और ये m। अब यार जब देखो मैं कह रहा हूं कि ये v1 से जा रहा है और ये भी v1 से, ये भी v2 से जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि वैसे ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, मैं लिखता नहीं हूं लेकिन भाई लिख रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाए। लेकिन प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोग ये लिखने से पहले ही समझ गए थे कि v1 और v2 में क्या रिलेशन है ना? मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, कि आप मुझे बताना कि भाई साहब हम तो जान गए थे लिखने से पहले ही कि v1 और v2 में क्या रिलेशन है। ध्यान से सुनना, ये वो बात है जो लिखी नहीं जाएगी, ये सीधे देखते ही पता लग जाएगी। क्या है बात? बात ये है कि सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बोल दो, या देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन फॉर द सिस्टम m plus m, फॉर द सिस्टम, इट मीन्स देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व। तो हमारा जो मोमेंटम है वो इनिशियल और फिनाले वो कैसा रहेगा? वो रहेगा कंजर्व। अरे यार तो इनिशियल एक्स डायरेक्शन में कितना था? ये तो चल ही नहीं रहा था, ये इस पे गिर रहा था वर्टिकली, तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम था 0। तो फाइनली दोनों का मास सेम है ना मेरे भाई? तो अगर एक उधर v1 से जा रहा है और दूसरा इधर v2 से जा रहा है, क्या ये तुम लोग पहले ही नहीं जान गए थे क्या कि ये दोनों के दोनों स्पीड्स जो है वो सेम होंगी? ये है ना, बिना लिखे आपको पता होना चलना चाहिए, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब इस स्टेज पे। ये जो है ना भाई साहब, ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं।
बात अभी नहीं आई है, असली बात है यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखने की। तो असली दम है ना इस सवाल में जो डिफिकल्टी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखना। ताकि वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस असली बात वो है। ये तो हो गया अपना, तो ठीक है, कुल मिला के एक ही वेरिएबल हो गया अभी, कौन सा अपना v। u तो मैं निकाल सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2gh h हाइट से गिरा है तो, ठीक है। हाँ जी, तो अब बात ये हो रही है कि यार हम कैसे क्या करें। तो यार अगेन लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्यों भूलते हो उस बात को। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो क्या ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है कोलिजन की? बिल्कुल है, ये हरी हरी जो लाइन जा रही है। और भाई साहब मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्योंकि सारी सरफेस स्मूथ है, यहां पर भी सिर्फ नॉर्मल ऐसा ही लगा होगा, तो इस पार्टिकल के ऊपर इंपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज व्हाट इट इज सेम। कहने का मतलब ये कि u का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में u cos थीटा, और एक आएगा इस डायरेक्शन में u sin थीटा। उम्मीद है बात समझ में आती होगी। इस डायरेक्शन में u का जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा? वो आएगा अपना u sin थीटा। नहीं आई क्या बात समझ में? अबे देखो ये u है तो ये u cos थीटा, एक तो इसके अलोंग, ठीक है, और एक इसके ऐसा परपेंडिकुलर, तो ये u sin थीटा, ठीक है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो भाई देखो ये ऐसा u था ना मेरे भाई, तो ये थीटा, तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, बस उसको मैंने यहां दिखाने की जगह इधर दिखा दिया। देखो रे मेरे दोस्तों, u cos थीटा और u sin थीटा, आई क्या अभी बात समझ में? उम्मीद है आई होगी। अब सुनो, ये अपने पास आ गया है कितना, u cos और u sin, तो ये u sin थीटा आ गया, है ना। और इसके बाद ये जो अपना मोमेंटम है mv1, तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। डायरेक्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे सुनो, ये थीटा है, ये 90 है, तुम बोलोगे हाँ, तो ये कितना है? ये है 90 माइनस थीटा। ये कितना है? ये पूरा 90 है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? ये थीटा होगा। इधर अभी समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ये थीटा आया, तो v1 के अकॉर्डिंग दिस कंपोनेंट इज व्हाट इट इज v1 cos थीटा। तो क्या तुम समझ पा रहे हो? अगेन मैं वही ऑब्लिक कोलिजन वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूं कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल की चेंज नहीं होगी, क्योंकि उस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। अगर ये स्मूथ नहीं होता सरफेस, तो फ्रिक्शन आपका इंपल्सिव होता, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में सेम नहीं कह सकता था। लो साहब, एक बात तो यहीं से हमने लिख दी, क्या कि u sin थीटा इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा। ये हम बोलेंगे पहली इक्वेशन, इसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। पहली इक्वेशन आ गई अपने पास, पहली। अब अपन बात करेंगे दूजी इक्वेशन दी। अब जी दूजी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं जानता हूं कई बच्चे कहेंगे कि अरे सर जी एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, सर जी एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। मैं कहूंगा ना जी ना, हम नहीं लगाएंगे वो फालतू की चीज। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज इन दैट v स्क्वायर इज देयर, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, इतना सा भी नहीं, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना, सीखो और जानो कैसे लिख लेगा यहां पे ये चीज, ध्यान से सुनना, ठीक है। बात यहां पर क्या है? बात यहां पर ये है प्यारे प्यारे दोस्तों, ये अपनी है लाइन ऑफ इंपैक्ट। हालांकि यहां पे बहुत तगड़ा वाला कचरा हो चुका है कि अब मैं इसमें अगर तुम्हें शायद समझाने लगूंगा तो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझाने की। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अरे सर जी आपने पीछे तो ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये बात की ही नहीं थी यार, वहां पे तो दिया भी नहीं था कि कोलिजन इलास्टिक है। मैं कहां से कुछ कहता, यहां दिया है तो मैं जाऊंगा ना फिर उस पर, है कि नहीं। चलिए तो जाइए और फिर बात कीजिए। मैंने कहा यार इस डायरेक्शन में दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो ये जब टकरा रहा है तो इसकी स्पीड u है, तो ये u जो है आपको क्या ये दिख रहा है कि ये अप्रोच कर रहा है? देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग देखा जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u cos थीटा। क्या ये चीज आपको दिखती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u cos थीटा।
है ना। अब सुनना असली बात। बोलोगे तुम सारी बातों को ही असली बात कह रहे हो है ना, तो बात तो सही है, नकली तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तुम बोलो कितनी बार बोलेगा, लिया हमने पहली बार में लाइन ऑफ इंपैक्ट। हाँ जी, तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है भाई, इधर जा रहा है, इधर कितने से जा रहा है, v से जा रहा है, और ये भी कितने से जा रहा है भाई साहब, ये भी जो है वो v से जा रहा है, ये स्फीयर जा रहा है ना भाई। अब इस v का और इस v का इस लाइन के अलोंग मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखना मेरे भाई। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज अगेन 90 माइनस थीटा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उससे मुझे मतलब है, ये आएगा v साइन थीटा, और j आएगा कितना, j आएगा v साइन थीटा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कंपोनेंट। ये पार्टिकल उधर जा रहा है तो दूर जाना चाहता है, ये स्फीयर इधर जा रहा है और इसका ये कंपोनेंट भी लाइन ऑफ इंपैक्ट से दूर जाना चाहता है। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो देखो अच्छे से देखो, ये जाना चाहता है इधर, ये जाना चाहता है इधर, दोनों दूर जा रहे हैं। क्या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, 2v sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, खत्म मामला। और नहीं समझ में आता है तो देखो, ये भी सेपरेशन को बढ़ा रहा है, ये भी सेपरेशन को बढ़ा रहा है, तो लेकिन ये तो इधर जा रहा है, अरे जा इधर रहा है, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे ना भाई, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कंपोनेंट, तो v sin थीटा प्लस v sin थीटा, दैट इज 2v sin थीटा। एंड नाउ E is velocity of separation upon velocity of approach। तो अपनी velocity, पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ का इफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 and velocity of separation is 2v sin theta। and what is velocity of approach? velocity of approach is u cos theta, लिख दो साहब u cos theta। तो अपना जो है यहां से अपने को एक इक्वेशन और मिल गई है, क्या, u cos थीटा इज इक्वल्स टू 2v sin थीटा। ये इसको मैं कह दूंगा सेकंड इक्वेशन। हाँ जी, तो इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, 2v sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। यह आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन की अगर अब मैं बात करूंगा, यार मैं v1 क्यों लिख ली, हाँ तो v1 की जगह मैं v ही लिखूंगा ना भाई, वो v1 और v तो एक ही बात है ना भाई साहब। तो इधर लिख लूंगा मैं v और ये cos थीटा। तो यार मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं जो है ना 1/2 कर रहा हूं इधर, इधर आए हम 1/2। क्या थी अपनी पहली इक्वेशन साहब, u sin थीटा इज इक्वल्स टू v cos थीटा, तो u sin थीटा इज इक्वल्स टू v cos थीटा अपॉन ये कितना आ जा रहा है अपने पास, ये आ जा रहा है 2v sin थीटा इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा को बिना निकाले हमने हटा दिया, और अपने पास इधर से जो मामला बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि v इज एक्चुअली u/√2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, उम्मीद है यार समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ, या इसको 2 को इधर नीचे डाल लो तो v की वैल्यू आ गई है u/√2। ठीक है, v की वैल्यू u/√2 आ गई है, और कुछ बचा है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, बस हो तो गया, v ही तो निकालना था, तो v आ गया अपने पास u/√2। तो ये भी जाएगा कितने से, u/√2 से, और ये भी जाएगा कितने से, u/√2 से। तो u/√2 से ये दोनों के दोनों जा रहे हैं। अब आपसे जो पूछा था इस सवाल में, वो क्या पूछा था भाई, वो पूछा था इंपल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर, निकाले क्या, इंपल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर मतलब इंपल्स ऑफ नॉर्मल। तो यार मैं तो देखो भाई साहब आदत से हूं मजबूर, मजदूर नहीं मजबूर, पूरे सिस्टम की बात करूंगा और पूरे सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में मैं इंपल्स लगाऊंगा। पूरे सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूं तो फाइनली तो कोई वाई डायरेक्शन में मूव ही नहीं हो रहा है यार, ये भी एक्स में चले गया और ये भी एक्स में चले गया, तो वाई डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं है फाइनली है। तो क्या कहेंगे कि यार फाइनल मोमेंटम इज 0 इन वाई डायरेक्शन, एंड इनिशियली
हेमिस्फीयर तो भाई मूव ही नहीं कर रहा है वाई डायरेक्शन में, ओनली ये मूव कर रहा था टकराते वक्त कितने से, माइनस के एमयू से। मैंने कहा है, हाँ भाई माइनस के एमयू कर रहा था। इंपल्स कितना आ गया अपने पास, इंपल्स ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड इज एक्चुअली एमयू। ठीक है, ये आ गई अपने पास तीजी इक्वेशन। और फिर हमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ हेमिस्फीयर जो आ रही है अपने पास v, और ये कितना आ रहा है u/2, नहीं आ रहा क्या, u/√2 सॉरी, तो u से u काटो और ये आ जाएगा m√2, और m की वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है √2, तो ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आपका, 2 इसका आंसर आएगा। IIT में लिख के आओगे डबल डिजिट में 02, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एकदम चकाचक। ठीक है, तो अगर दिमाग भन्ना आ गया है इस सवाल को करके, मेरे हिसाब से तो नहीं भन्ना आया होगा। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों का फीडबैक चाहूं, कितने लोगों को समझ में आया। समझ में आ गया तो भैया बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ जाओगे इस एटीट्यूड के साथ, इस सवाल से आगे बढ़ो, आगे समझ जाओगे कभी और। आज नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे जरूर समझो, है ना, लेवल बढ़ाओ भाई, लेवल बढ़ाओ। आ जाओ जी, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कोलिजन पे कितना खा गया भाई, मुझे तो लग रहा है 45 मिनट हो भाई, 30 मिनट का जो है बात करी थी, 35 मिनट खा गया हूं मैं 2 क्वेश्चन में ही, है ना, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत कुछ सिखा के गए होंगे, उम्मीद ये करता हूं मैं। हाँ जी, तो आ जाओ, अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ट्रायंगुलर वेज पड़ा हुआ है जिसका मास है 2m और इंक्लिनेशन है ये कितना 37, और एक पार्टिकल आके इससे टकराता है कितने की स्पीड से, v0 की स्पीड से, पार्टिकल का मास है m और ये ट्रायंगुलर वेज है अपना 2m डज नॉट लूजेस कांटेक्ट, मतलब ये इसी पे स्लाइड करते हुए चलेगा अगर चलेगा तो, और ये सरफेस दे रखी है स्मूथ। आपको बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ मासेस, है ना, आफ्टर कोलिजन इफ, 2 कंडीशन में पूछा है, इफ अगर ये m जो है वो 2m से चिपक जाए, स्टिक कर जाए, धस जाए इसके अंदर, अच्छा, और दूसरा इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। कोलिजन को खत्म करते करते वापस मैं अपना वही एक पॉइंट पे आना चाहूंगा जो अक्सर लोग जो है क्या समझ लेते हैं कि भाई साहब चिपकना एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोथ आर सेम। तो इसलिए मैं वापस जाते जाते उस अनछिड़े तार को छेड़ के जाना चाहूंगा। कई लोगों का ये तार जो है पे बात ही नहीं होती है ना, होता है ना, वो राग छेड़ के जाऊंगा। कौन सा राग, कि भैया 2 चीजों का चिपकना और इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दे आर नॉट सेम, इसलिए 2 अलग अलग रिजल्ट आएंगे यहां पे। अगर मैं यहां पर इस सवाल को ये नहीं देता और सिर्फ यही पूछता, तो जिन बच्चों ने शायद पीछे नहीं पढ़ा है मुझसे या पढ़ भी लिया है, मैं जानता हूं वो क्या करने वाले थे, वो यही मान के चलने वाले थे कि चिपक गया। ना जी ना, चिपका नहीं है इसके अंदर, यहां सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। खैर, तो पहला तो यार एकदम रद्दी है, एकदम रद्दी, पहला वाला सवाल तो एकदम रद्दी, अति रद्दी, महारद्दी। क्या है सवाल में, है ना, सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रही है कि भाई साहब ये आपके पास ट्रायंगुलर वेज है क्या, हाँ, और कह रहा है कि यार इसमें जो है वो आया और आगे धस गया, इसमें बुलेट आगे धस गया, तो अब ये टोटल मास कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 3m, m + 2m। अच्छा, एक यार पिछले से पिछले लेक्चर में है ना, मैंने गलती से है ना, वो तुमने देखा होगा पुली के ऊपर एक इधर मास था एक इधर मास था और उस पर आके टकरा रही थी एक चीज, तो टोटल है ना मैंने है ना 4m लिख दिया था मास, बल्कि एक्चुअली में टोटल मास 5m था, है ना। कमेंट में एक बच्चे ने स्पेसिफाई भी की है वो चीज, तो वो करेक्ट कर लेना, पिछले से पिछले लेक्चर के, है ना, एक सवाल था उसमें, मतलब टोटल मास ऐड करते करते मतलब मैंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था, जैसे m और m, तो मैंने m और 2m नहीं देखा, तो भाई साहब m और 2m 3m होना चाहिए, तो जल्दबाजी में कई बार क्या होता है ऐसा याद रह गया भाई m, तो मैंने 2m ही लिख दिया, तो वहां पे क्या था ना, एक 3m था एक m था और दूसरा भी m था, तो मुझे लगा कि कितना है, मतलब एक शायद 3m m और m था, या पता नहीं 2m और m था, तो टोटल जो है वो 5m आना चाहिए था, जो कि मैंने 4m लिख दिया था गलती से, है ना, तो वो देख लेना एक बार। हाँ जी, तो इस सवाल में टोटल मास ये इसके अंदर घुस गया है, तो घुसने के बाद भाई अब ये एक ही मास हो गए और दोनों बिल्कुल एकदम बढ़िया से चलेंगे, दोनों भाई मिलके, है ना, इस डायरेक्शन में, दोनों भाई मिलके इस डायरेक्शन में चलेंगे, और ये यहां से कॉन्टेक्ट छूट चुका होगा। तो अब बस आपको ये देखना है कि भाई साहब इस पूरे सिस्टम की बात अगर की जाए, तो जब इधर टक्कर हुई तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया,
तो इस 2m के ऊपर एक इंपल्स लगा नॉर्मल का इस डायरेक्शन में, जिसका एक कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में, जिसने इस वाले नॉर्मल को इंपल्सिव बना दिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अलोंग द प्लेन देयर इज नो अलोंग द प्लेन मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाई, अच्छा कब की बात करें, ओनली जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, है ना, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां की जब मैं बात कर रहा हूं इस वाले डायरेक्शन की, तो भाई साहब इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है। तुम कहोगे सर देखो ना यार, ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ रहा है ना, अरे मेरे भाई वो तो इन दोनों का इंटरनल हो गया ना, पूरे सिस्टम को लेके चल रहा हूं, ठीक है, ऑन m+2m। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मोमेंटम इज कंजर्व, तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस डायरेक्शन, सो ये आपका थीटा है, तो ये आ जाएगा mv0 cos थीटा, mv0 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3mv। खत्म, बस निपटा दो, निपट गया बस, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें, अचू ना बचो इसमें, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा cos 37, अपने पास आ जाएगा 4/5 और नीचे आ जाएगा ये by3, तो 4/15v0, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है, मतलब सेकंड पार्ट अच्छा है, प्यारा पार्ट है, कंफ्यूज करने वाला है ना। सेकंड पार्ट अभी तक भी हो सकता है कुछ बच्चों को, कुछ होंगे हमारे थोड़े से मासूम बच्चे जो कह रहे होंगे कि सर जी देखो यार, हमको तो अभी भी ये लग रहा है कि सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। इनलास्टिक कोलिजन भैया हमने तो ये पढ़ा है कि यार चिपक जाते हैं ना जी, ना चिपकते नहीं है, किसी ने नहीं कहा चिपकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होती है। चिपकना और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होना, दोनों में अंतर है। वन डायमेंशन में दोनों ही बातें सेम है, लेकिन टू डायमेंशनली चीजें अलग है। देखो क्या है, जब ये चिपक जाता है या इसमें धस जाता है, तो इसके साथ ये ऊपर भी जाएगा, तब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा। लेकिन साहब जब बात हो रही है किसकी, जब बात हो रही है हमारे इन इलास्टिक कोलिजन की, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लो वो कोलिजन है ना, जैसे मान लो ये पार्टिकल अभी यहां था, जस्ट मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूं आपको, है ना, तो यहां टकराया, इसके ऊपर नॉर्मल सिर्फ इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको ऊपर लेके जाने वाला कोई है ही नहीं, तो ये सीधा ही जाएगा, है ना, तो ऊपर लेके जाने वाला कोई है ही नहीं, तो नॉर्मल सिर्फ इस वाली वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो आप इस बात को समझे कि जब टक्कर होगी तो मान लो ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से, तो भाई साहब ये अंतर आएगा इसमें, ये तो सीधा ही जाएगा अभी भी इनलास्टिक कोलिजन में, और ये इधर जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन के अलोंग, दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, के अलोंग देयर इज सेम वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, या बोथ m एंड 2m, जो भी 2m है ना, हाँ, तो m और 2m की सेम वेलोसिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि दिस एंगल इज व्हाट, थीटा 37, जो भी आप कहें, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आपकी रहेगी वो जीरो आनी चाहिए, जिसका मतलब है v1 एंड v2 cos 37 ये जो है वो सेम आएगा। वहां क्या था कि ये भी इधर ही जा रहा था, लेकिन इधर ये इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। यहां आप समझें कि ये आपका एक रिलेशन आएगा v1 और v2 में, और 37 कितना आ जाएगा अपने पास, यार cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है ना भाई। जल्दबाजी में देखो कई बार है ना, अगर इस टाइप की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसको इग्नोर मारा करो। तो गलती से मान लो मैंने cos 37 को जो है क्या लिख दिया, 3/5 लिख दिया, तो इग्नोर मार दिया करो ऐसी चीजों, है ना। 4/5 तो खैर सही लिखा है, मेन आप कंसेप्ट पकड़ा करो, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, और कई बार पढ़ाते वक्त जल्दबाजी में हो जाती है, क्योंकि यार मेरे दिमाग में बस एक टेंशन हमेशा चलती रहती है, कोर्स कंप्लीट कराना। ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं ना,
तो मुझे लगता है कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं, है ना। तो उस चक्कर में कई बार दिमाग जो है इधर से फोकस हटके कहीं और पे रहता है। तुमको लग रहा होगा मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में 10 टेंशन चलती है, तो उस वजह से कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। खैर, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहां अभी अगर आप देखोगे तो ये तो V1 और V2 में रिलेशन आ गया। अब क्या करें? नहीं यार, ये तो स्मूथ है ना, तो मोमेंटम तो कंजर्व अभी भी है ही अपना। इस डायरेक्शन वाला मोमेंटम तो कंजर्व करूंगा ही करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं इस डायरेक्शन में? इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल जब ये पार्टिकल आपका चल रहा था इधर कितने से, V0 से, इस डायरेक्शन का मोमेंटम लिखा जाएगा along the inclined, again I am conserving the momentum, so along the inclined plane again momentum is conserved। तो आप लिखेंगे कितना, mv0 cos 37 is equals to फाइनल आप लिखेंगे mv1 cos 37 प्लस उसका तो सीधे उधर ही है, तो 2mv। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, उठा के वैल्यूज को पटको और पटक पटक के सॉल्व कर लो भाई साहब। तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, cos 37, ये आ गया आपका 4/5v0। हाँ जी, ये भी आ गया आपका 4/5v1 और ये आ गया आपका 2v2। काटो 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 काटो। तो यहां से आपको जो है v0, तो v1 की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 4/5v2। तो लो जी साहब, ये आ गया v0। v1 की वैल्यू मैं रख सकता हूं 4/5v2 और इधर आ रहा है v2। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 8 + 25/25 v2 और इधर से आ जाएगा ये 2v0। कर लोगे ना यार सॉल्व, v2 की वैल्यू निकलेगी, v2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे बटको v1 निकल जाएगा, बात खत्म है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, अब हम आ गए आज के टॉपिक पर। कितना टाइम बाद, ऐसी जैसी आधा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, बचे हुए आधे लेक्चर में निपटाना है अपने को क्या, वेरिएबल मास सिस्टम। तो वेरिएबल मास सिस्टम की बात अब हम करेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम मतलब जो पार्टिकल सिस्टम का जब मास जो है ना वो वेरिएबल होता है। एग्जांपल जैसे मान लो तुमने देखा है कभी कि रॉकेट, दिवाली वाले रॉकेट, तो दिवाली वाले रॉकेट में क्या होता है, वो बारूद भरा होता है अंदर, बारूद बर्न होता है और वो बर्न होके मास बाहर निकलता रहता है ना, आग के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। तो मास कम होते जा रहा है ना, मास कम होने की वजह से इधर इतनी तेजी से निकलता है कि वो ऊपर उड़ जाता है। ऐसे बलून की बात करोगे, बलून में हवा भरते हो, हवा भर के बलून को जैसे ही छोड़ देते हो तो क्या होता है, एयर बाहर निकलती है बहुत तेजी से और बलून ऊपर की तरफ चले जाता है ना। तो वेरिएबल मास सिस्टम मतलब अगर मास किसी तेजी से बाहर निकल रहा है, किसी तेज स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो एक फोर्स लगेगा उस तरफ। और ये थर्ड लॉ जैसी बात है यार, थर्ड लॉ है भाई, कुछ मास बाहर निकला तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? तो मेरे हाथ में ये पेन था, मैं खींच के ऐसा फेंकता हूं इसको, तो मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया इधर, तो ये पेन मुझ पे फोर्स लगाएगा इधर। बुलेट गन से निकली तो रिकॉइल आएगा पीछे, आएगा कि नहीं, तो फोर्स लगा। तो सेम वही बात है यार कि कुछ मास अगर निकल के जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो वही फोर्स हमें पता करना है और उसी की बात करनी की क्या वैल्यू होती है। तो इसको हम समझेंगे वही रॉकेट वाले केस से, ठीक है। और आपको फिर ये हर जगह जनरलाइज कर देना है इस रिजल्ट को। तो पहले तो ऑब्वियसली हम डेरिवेशन करेंगे, जिसको सुन के ऑब्वियसली तुम बोर होने वाले हो शायद, है ना, क्योंकि आजकल लोग जो है जनरली इंटरेस्ट लेते नहीं है डेरिवेशन में। बल्कि मुझे तो सबसे अमेजिंग चीज ये लगती है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको कंसेप्ट पे ग्रिप जो है ना उसको और स्ट्रांग बनाती है। दैट इज द डेरिवेशन। यहां से आप समझते हो कि चीजों में हो क्या रहा है। डेरिवेशन गिव्स यू द आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, है ना। रिजल्ट तो रिजल्ट है यार, रिजल्ट तो कोई भी रट लेगा। असली बात है वो आया कैसे वो समझना, वो जो समझ गया वो फिजिक्स समझ गया, है ना। अप्रोच आजकल यही तो रॉन्ग है कि लोग एक तो डेरिवेशन समझते नहीं, रटते हैं, और वो भी सिर्फ उन डेरिवेशंस को जो बोर्ड के लिए या स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, है ना। अप्रोच ही बहुत गलत है लोगों की, ना। चलो तो अभी अब बात करते हैं यहाँ पर रॉकेट प्रपल्शन वाला केस हम समझते हैं। और इसमें मैं कुछ ऐसा मान के चल रहा हूं कि हमारा जो है इसके अंदर एक रॉकेट है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है भाई साहब अभी, है ना। अपनी कैसी स्पेस है, ग्रेविटी फ्री, कि ग्रेविटी के लिए फ्री है यहाँ पर मतलब ग्रेविटी नहीं है भाई, ग्रेविटी नहीं है। तो यहाँ कहा क्या कहा हमने कहा कि भाई किसी मोमेंट पे इसका मास था m, किसी टाइम t पर, एट एनी टाइम t, टाइम कितना हो चुका है अभी t टाइम पे इतना मास है इसका,
इसकी कुछ वेलोसिटी है कितनी, कुछ v, और कुछ समय पश्चात, अच्छा कितने समय पश्चात, t प्लस डी टी टाइम्स पश्चात, आफ्टर डी टी टाइम, t से कितना टाइम हो गया, t प्लस डी टी, मतलब डी टी टाइम गुजर चुका है, मतलब बहुत कम टाइम गुजरा है। अच्छा बहुत कम टाइम गुजरा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल बहुत कम टाइम गुजरा है। तो इस बहुत कम टाइम जो गुजरा होगा, इस दौरान क्या हुआ होगा, मास में कमी आई होगी। तो मास कितना हो गया होगा साहब, मास हो गया होगा हमारे पास m माइनस डी एम। वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई होगी ना, जैसे बलून में से हवा निकली तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, v से dv वेलोसिटी की बढ़ोतरी हो गई होगी, v प्लस dv हो गया। और क्या हुआ है, और ये हुआ है कि यार ये जो, इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूं मैं, जगह कम रह जाती है ना यार एक तो, हाँ तो और क्या हुआ, और ये हुआ कि वो जो मास भी तो निकल रहा है भाई, फ्यूल फ्यूल जो है वो बर्न हो के बाहर निकल रहा है, तो वो जो फ्यूल बाहर निकला डीटी टाइम में हमने कह दिया भाई जो अपना डीएम मास बाहर निकल गया। अभी ऐसा नहीं गोला बन के बाहर निकलेगा, वो तो मैं जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूं कि वो डीएम मास बाहर निकला, कितने वेलोसिटी से बाहर निकला, ये है बात। तो रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकला। अब ये वी रिलेटिव क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट। मतलब बलून के केस में बलून, किसी और के केस में कोई और चीज, रॉकेट के रेस्पेक्ट में इतने वेलोसिटी से वो बाहर निकल रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ नहीं है ये वेलोसिटी, ध्यान देना मेरे भाई, ये है विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। अच्छा रॉकेट की वेलोसिटी इसमें ऐड नहीं की है हमने, सबट्रैक्ट करके ये निकला हुआ है। तो इस डीएम मास की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, तो यारो ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने वाला हूं। ये जो वेलोसिटी है रॉकेट को दिख रही है कि वो मास ऐसा नीचे जा रहा है, गैस ऐसा नीचे निकली, रॉकेट क्या माइनस किया हुआ है रॉकेट ने, जब वो ये वेलोसिटी देख रहा है उसने अपनी वेलोसिटी को माइनस किया हुआ है। जब आपको विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ रिलेटिव दिया गया और आपको विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, आप रॉकेट की वेलोसिटी भी ऐड करवा देंगे। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आ रही हो कि डीएम के पास एक्चुअली ये वेलोसिटी भी है, इनका इन दोनों का रिजल्टेंट है डीएम की एक्चुअल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अगर अभी भी नहीं समझा है तो सुनना यहां पे, वेलोसिटी ऑफ डीएम विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, इट इज व्हाट, इट इज वेलोसिटी ऑफ डीएम माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए वेलोसिटी, अब देखो ये तो आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, वी रिलेटिव से ये नीचे जा रहा है, वी रिलेटिव से ये नीचे जा रहा है। तो अगर आपको ये निकालना है तो ये दिया गया है और ये निकालना है, ये कितना आ जाएगा, ये निकालना है तो इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा VDMR, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में आपको ऐड करना पड़ेगा रॉकेट की वेलोसिटी। इन दोनों का वेक्टर एडिशन ना कि सब्ट्रैक्शन मेरे भाई। तो प्लीज ऐसा मत बोलना सर उल्टा करके ऐड करते, अरे रिलेटिव थोड़ी ना निकाल रहा हूं, जब रिलेटिव निकालना होता है तो उल्टा करके ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस वी आ रहा है, ये दिया है और ये दिया है और ये निकालना है तब माइनस करूंगा, यहां ये दिया है और ये दिया है, ये निकालना है तो प्लस होगा, प्लस मतलब उल्टा करके ऐड नहीं करना है, एज इट इज चिपका देना है। उम्मीद है बात समझ गई होगी। ठीक है साहब, ओ साहब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, हमने कहा ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो मैंने कहा यार हमारा सिस्टम जो था वो m था, सिस्टम को जब मैंने देखा तो m माइनस डी एम यहां है और डीएम मास बाहर निकल चुका है। कितने टाइम में बाहर निकला, ये dt टाइम में। तो ये जो है ना dm बाई dt, इसको बोलते हैं हम लैम्डा, इसका मैग्नीट्यूड मैं कह देता हूं लैम्डा। हालांकि dm बाई dt, dm आपकी कैसी क्वांटिटी है, एक नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए तरीके से, लेकिन मैंने माइनस dm बोल दिया है, बात को समझ जाना। डीएम को मैंने कैसा ले लिया, मतलब डीएम को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं एक तरीके से आपके लिए।
है ना तरीके से। वैसे डीएम एक नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, इसको एम प्लस डीएम ही बोलना चाहिए मुझे। क्यों बोलना चाहिए मुझे एम प्लस डीएम? देखो यार वो लिखने की बात है तुम्हारी। अगर तुम इसको प्लस डीएम की जगह माइनस डीएम लिख देते हो यहाँ, इसका मतलब तुमने डीएम को एक पॉजिटिव क्वांटिटी माना है। और अगर तुम यहाँ पे प्लस डीएम लिख देते हो, इसका मतलब डीएम को तुमने माइनस क्वांटिटी माना है, तभी तो मास कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो डीएम का मतलब है चेंज इन मास। मास में चेंज होने का क्या मतलब है भाई? मास में चेंज होने का मतलब यह है कि यहां अगर मास कम हो रहा है तो डीएम एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो क्योंकि मास कम हो रहा है तो डीएम एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आपको यहां प्लस साइन लगाना है ना। कई बच्चे तो इसमें घपला खा गए होंगे। चलो तो मैं डीएम को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, और डीएम को मैंने यहां पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां एम माइनस डीएम आ गया। ठीक है, अब सुनो कहानी। कहानी ये है कि अब मैं यहां जो कहने जा रहा हूं वो सुनना। मैंने कहा अपना मोमेंटम है कंजर्व, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो मैंने बोला एम वी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, जो कि आ जाएगा अपने पास एम माइनस डीएम। तरीके से मुझे क्या है ना, मॉड ऑफ डीएम लिखना चाहिए इधर। मैं लिख देता हूं यार, मैं गलत चीजें क्यों लिखूं। मॉड ऑफ डीएम, क्योंकि डीएम एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, वैसे कई मैं ऐसे भी डेरिवेशन करवा देता हूँ मॉड ऑफ डीएम बिना लिखे भी, यहाँ पे बच्चों को मैं समझाता हूँ। लेकिन अगर तुम दिक्कत हो रही है तुम्हें, तो मैं माइनस डीएम करके और उसको मॉड लिख देता हूँ कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ जी, तो इसका मोमेंटम किस तरफ है? ऊपर की तरफ कितना है? वो है v प्लस डीवी। ऐसे ही जब मैं बात कर रहा हूं इसके मोमेंटम की, तो इसके मोमेंटम की जब मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ डीएम, जो कि है मास। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी ऊपर है इसलिए प्लस, और ये नीचे है इसलिए माइनस। तो मैंने क्या लिखा, v प्लस डीवी माइनस v रिलेटिव। वेक्टर एडिशन करना ना दो वेक्टर्स का, एक ऊपर एक नीचे, एक प्लस है तो एक माइनस है। तो इस तरीके से आप ये बात लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करें आप, तो मैं लिखूंगा एम वी, फिर यहां से ये एम वी प्लस एम डी वी, फिर माइनस का मॉड ऑफ डी एम इंटू वी, फिर प्लस का मॉड ऑफ डी एम इंटू वी, प्लस का मॉड ऑफ डी एम इंटू डी वी, और माइनस का मॉड ऑफ डी एम इंटू वी रिलेटिव। जो कट रहा है वो काटे और खुशियां बांटे। कटा? कट गया? आओ जी, अभी कट रहा है तो अपने पास क्या इक्वेशन दिख रही है? तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहां से ये आ रहा है एम डी वी। यार एक और चीज अपनी रह गई, नहीं आप पूरा सही से मल्टीप्लाई नहीं किया ना। एम वी एम डी वी माइनस का, हाँ रहेगा ना, वही मैं देखूं कि यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा कैसा, तेरे अंग्रेज। अब ठीक है, डीएम का डीवी से इधर मल्टीप्लीकेशन, हाँ तो इधर से अपने पास 4 टर्म आ गई, 1 2 3 4, और इधर से अपने पास 3 टर्म आ गई, डीएमवी डीएमडीवी। तो भाई साहब इसको भी उड़ा डालो। ठीक है, अब जो मेरे पास मामला दिख रहा है, मामला मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब सुनो बात। तो मैंने इसको लिखा क्या, एम डीवी, और इधर से मैंने क्या लिखा, ये आ गया अपने पास डी एम और वी रिलेटिव। यहां मैंने dt से डिवाइड किया और इधर भी dt से डिवाइड किया। तो भाई साहब ये क्या बना आपका? तुम कहोगे सर जी ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, और ये क्या है सर? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब या ऐसा बोले कि ये dm बाई dt, कितना मास 1 सेकंड में बाहर आ जा रहा है। तो ये dm बाई dt है, इसको मैं कह सकता हूं लैम्डा, या आप dm बाई dt भी बोल देंगे तो भी चलेगा। तो ये है dm बाई dt या फिर लैम्डा, और ये आ गया v रिलेटिव। ये क्या है भाई? ये है नेट फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको साफ दिख रहा है कि ये आपका क्या आ गया है, नेट फोर्स आ गया। अब हमें यहां से पता लग चुका है क्या, कि जब भी एक रॉकेट टाइप की कोई चीज होगी, इधर से कुछ मास निकल रहा होगा, तो
इसका कुछ एक एक्सेलरेशन आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका मास किसी मोमेंट पे कितना है m। अब तुम बोलोगे सर यार वो तो m माइनस डी एम था ना, अरे यार m और m माइनस डी एम एक ही बात है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स, आप उसको कह सकते हो कि वो जो मास निकल के गया नीचे की तरफ, वो फोर्स लगा के गया ऊपर। तो ये फोर्स अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे तो आप लिख दें सीधे सीधे क्या, डी एम बाई डी टी और वी रिलेटिव, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में वी रिलेटिव है उसके अपोजिट लगना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में डी वी रिलेटिव है उसके अपोजिट लगना चाहिए, तो एक नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स लग रहा है ऊपर, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन है। तो यहां ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट force is opposite to v relative। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अभी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हवा नीचे निकलती है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसको मैं कह रहा हूं थ्रस्ट फोर्स, है ना, थ्रस्ट फोर्स। एक अपथ्रस्ट लगेगा इसको, और यही वजह होती है कि वो रॉकेट ऊपर उठने लगता है ना। जब तुमने कुछ देखा होगा कि वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उसमें मेंटोस डाली, उसको ऐसा उल्टा करके रख दिया, तो वो मेंटोस की वजह से रिएक्शन होती है और बहुत प्रेशर से वो लिक्विड बाहर निकलता है, डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, जिसकी वजह से उस बॉटल में फोर्स ऊपर लगता है और रॉकेट की जैसे ऊपर जाती है ना। तो वही कहानी कुछ यहाँ पे। अब हम हमारे इन सवालों में थोड़ा सा असम्पशन यूज ले लेंगे जिससे कि थोड़ा सा सवाल जो है वो आसान हो जाए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो हमारे सवाल है वहां पे डीएम बाई डी टी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हर सेकंड कांस्टेंट रेट से जो है मास बाहर निकल रहा है। दूसरी बात है रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो ये मान करके हम बात कर रहे हैं अब रॉकेट प्रोपल्शन की। तो रॉकेट के अंदर एक्चुअली में क्या होता है भाई, कि रॉकेट आपका जमीन पे था, दिवाली वाला रॉकेट मान लो, तो कुछ अजम्पशन हम यहां लेके चलेंगे। पहला अजम्पशन अपना क्या है कि भैया ग्रेविटी जो है वो अपनी कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं वो स्पेस रॉकेट नहीं है, स्पेस रॉकेट में तो ग्रेविटी वेरी करेगी। ये दिवाली वाला रॉकेट है कि ग्रेविटी कांस्टेंट है, अपनी छोटे कम हाइट तक की ही बात कर रहे हैं हम। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि डीएम बाई डी टी और वी रिलेटिव ये अपनी कैसी है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। अब क्या होगा, तो हमने कहा कि भाई इनिशियल जो मास था वो था एम नॉट, लैम्डा के रेट से ये बाहर निकल रहा है। कितने के रेट से, लैम्डा के रेट से ये बाहर निकल रहा है। कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है, कुछ v रिलेटिव के स्पीड से ये बाहर निकल रहा है। तो मुझे ये बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी, ये मुझे देखना है। कुछ नहीं है यार इसके अंदर। कैसे भाई, मैं क्या करूंगा, मैं किसी जनरल इक्वेशन पे, मतलब देखो वेलोसिटी अगर तुम्हें निकालनी तो ऑब्वियसली तुम्हें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है तो एनएलएम लगाना आना चाहिए। चलो जी लगाते हैं एनएलएम और करते हैं बातचीत। तो हम कहे कि भाई किसी टाइम टी पर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे जब मैंने देखा रॉकेट को, रॉकेट ने क्या कहा, रॉकेट ने कहा देखो भाई मेरे ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg नीचे की ओर, और टाइम अभी कुछ गुजर चुका है तो मेरा मास जो था इनिशियली m नॉट था, लेकिन t टाइम बाद वो m नॉट माइनस लैम्डा टी हो गया है, क्योंकि एक सेकंड में लैम्डा मास बाहर निकलता है, लैम्डा केजी पर सेकंड, लैम्डा केजी पर सेकंड। एक सेकंड में अगर लैम्डा केजी मास बाहर निकल जाता है तो टी सेकंड्स में कितना निकल चुका होगा, लैम्डा इंटू टी। अगर आपसे पूछा जाए m की वैल्यू कितनी है तो आप m बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई m की वैल्यू आ जाएगी m नॉट माइनस लैम्डा टी, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं कि यार इसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी उस वक्त भी, नो डाउट।
तो मास निकल रहा होगा वो वी रिलेटिव से निकल रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा। वो कितना लगा रहा होगा? वो लगा रहा होगा लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। बोलो हाँ के ना? लैम्डा इंटू वी रिलेटिव विल बी द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और mg है और एक ये फोर्स है, इनके अलावा कोई और फोर्स है क्या? बिल्कुल नहीं। वो मास निकल के गया, वो इतना फोर्स लगा रहा है और एक mg लग रहा है, और इसी की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो आ रहा होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो जब ये वाला फोर्स mg से ज्यादा होगा तब तक एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा। उसके बाद जो है हो सकता है कि एक्सेलरेशन मतलब जीरो हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है, क्योंकि dm by dt इज कांस्टेंट, v रिलेटिव इज कांस्टेंट। तो अगर इनिशियली ये mg से बड़ा है तो आगे तो फिर mg से बड़ा होना ही है, क्योंकि ये मास तो समय के साथ साथ कम होते जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि नेट फोर्स is equals to mass into acceleration, and this net force is what it is? lambda into v relative। ठीक है, lambda into v relative माइनस का mg, and this is equals to what? This is equals to mass into acceleration। net force is equals to mass into acceleration। अब मुझे यहां पर कुछ भी करके क्या निकालना है? मुझे निकालना है भाई v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो हमारे पास है लैम्डा, हमारे पास है v रिलेटिव, हमारे पास है माइनस mg, हमारे पास है ma, जिसको मैंने लिख लिया dv बाई dt। चलो अभी इसको ma ही लिख ले। इस लैम्डा को मैंने लिख लिया dm बाई dt विद अ नेगेटिव साइन। प्लीज ये बात को समझें, नेगेटिव क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो dm एक नेगेटिव क्वांटिटी है, लैम्डा एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो dm बाई dt, अगर मैं सिर्फ dm बाई dt लिख दूंगा तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैम्डा यहां पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो इस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक नेगेटिव साइन लगाया। जैसे मैं कहूं कि यार मेरे पास x की वैल्यू है -2 और मुझे +2 लिखना है, तो +2 को कैसे लिखूंगा मैं? -x करके। तो क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो -x, अगर x नेगेटिव क्वांटिटी है तो -x पॉजिटिव क्वांटिटी होगी मेरे भाई। प्लीज ऐसा ना सोचे कि ये मैंने नेगेटिव वैल्यू लिखी है। लैम्डा अपने पास पॉजिटिव नंबर है तो dm अपना नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि d का मतलब होता है चेंज इन मास। तो dm इज अ नेगेटिव वैल्यू, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में एक पॉजिटिव वैल्यू है, और यहां से आएगा अपना v रिलेटिव, फिर आ जाएगा अपना mg, फिर ये आ जाएगा m, और ये आ गया dv बाई dt। ऐसा करो dt dt मल्टीप्लाई कर डालो, m को इधर ला डालो। तो मैंने क्या किया देखो, सुनना अब बात, कि m इधर ले आया तो ये आ जाएगा dm 1 v रिलेटिव, तो ये कांस्टेंट है माइनस का बाय m, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई किया। तो v रिलेटिव dm और dt से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला dt तो उड़ जाएगा भाई, इस dt को उधर भेज दिया। तो dt देखो, इधर dt से मल्टीप्लाई, चलो मैं कर ही देता हूं यार, नहीं पता है ना, बच्चे बोलेंगे कि क्या यार। ठीक है, तो ये था ना, तो मैं ऐसे कह रहा हूं यार, dt से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया। dt से dt कट जाएगा कि नहीं? तो याद आएगा माइनस का dm v रिलेटिव बाय m, माइनस का dm v रिलेटिव बाय m। फिर यहां हमने क्या किया था? dt से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड। तो dt से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दूंगा तो m कट जाएगा। ठीक है, dt से मल्टीप्लाई dt कट गया और m से डिवाइड तो m भी कट गया। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एकदम बेझिझक और बेधड़क इंटीग्रेट कर दो साहब। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी u, यहां टाइम की लिमिट आएगी, यहां मास की लिमिट आएगी जो आएगा m0। फिर किसी टाइम t पर वेलोसिटी हो गई होगी v और मास हो गया अपने पास कितना? स्मॉल m। तो भैया करो इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो v रिलेटिव 1/m का इंटीग्रेशन ln m, लिमिट आ जाएगी अपनी कहां से कहां तक? m0 से स्मॉल m, माइनस का gt एंड v माइनस u। और बताओ, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने को क्या दिख रहा है? v माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस जी टी।
और माइनस का v रिलेटिव, और ln m माइनस एम नॉट, तो m अपॉन एम नॉट आ जाएगा, है ना। इतना यार छोटा मोटा लॉग तो आता होगा ना यार तुम्हें, नहीं आता? लिखूं मैं? चलो मैं लिख देता हूं। तो log m माइनस log m नॉट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, और अब मैं क्या लिखूंगा, v माइनस यू माइनस का gt माइनस का v रिलेटिव, और ये आ जाएगा ln m बाय एम नॉट। इस माइनस को भी अंदर ले जाओ तो -1 हो जाएगा, ये पावर चेंज आएगी, तो अपने पास देखो इक्वेशन क्या आई है। अब क्या तुम्हें ये इक्वेशन याद करने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ होनी चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये माइनस को मैं पावर में ले गया, पावर में आता ही ये पलट गया -1, तो डिनोमिनेटर ऊपर चले गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया। तो देखो यार, वैसे मैं जानता ही हूं कि v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जब आप लगाते हो तो a होता है नेगेटिव, बस एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ गई है आपकी। तो इकाई की इक्वेशन लिखी हुई है वेलोसिटी की, तो यहां भी क्या आएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में v रिलेटिव आ गया एक, और ln m नॉट बाय m। भाई ये वैल्यू अपने पास कैसी आनी चाहिए, ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो बड़ा मास अपॉन छोटा मास, तो ये अपने पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप बिल्कुल बढ़िया से निकाल सकते हो इधर, एकदम बढ़िया से, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपके रॉकेट प्रोपल्शन का केस आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे आपसे पूछे कि रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, कब तक उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, जब तक उसका फोर्स ऊपर की तरफ है तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी, मतलब जब तक कि पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता मतलब कि भाई आप समझो कि रॉकेट के अंदर क्या होगा, एक तो उसका खोखा होगा और अंदर बारूद होगा, तो जब तक कि पूरा बारूद बर्न नहीं हो जाता, तो हो सकता है 1 kg का वो खोखा हो, 2 kg का बारूद हो, तो टोटल मास था 3 kg, फाइनली बचेगा वो 1 kg, खोखा खोखा बचेगा, बारूद जल गया। या ग्राम में बात कर लो, 1 ग्राम का खोखा, 2 ग्राम का बारूद, टोटल मास था 3 ग्राम, 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। बात मेरे हिसाब से समझे होंगे। तो जब तक पूरा मास बर्न नहीं हो जाता, मतलब वो टाइम जिसपे ये क्या बचे, मास सिर्फ खोखा खोखा बचे, है ना, और खोखा समझ रहे हो ना भाई, बारूद के अलावा जो भी माल मटेरियल है। तो और टाइम कैसे निकालोगे? अब टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जैसे तुम्हें कह रहा है कि खोखा जो था, खोखा प्लस मास मिला के था 3 kg, और जो बारूद है फ्यूल वो है आपका 2 kg, और मान लो किस रेट से बर्निंग हो रही है, किस रेट से बर्निंग हो रही है, कुछ 100 ग्राम पर सेकेंड, 100 ग्राम पर सेकेंड के हिसाब से बर्निंग हो रही है, या चलो यार 1 kg पर सेकेंड ही बोल देते हैं, 1 किलो बारूद जल जा रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। अब 1 किलो बारूद अगर 1 सेकेंड में जल जा रहा है, तो आप खुद समझो कि पूरा फ्यूल कितने टाइम में बर्न हो जाएगा, 2 सेकेंड में बर्न हो जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम बोल देता, 100 ग्राम पर सेकेंड, तो आपको समझना चाहिए कि 20 सेकेंड में ये पूरा फ्यूल बर्न हो जाता। तो टी की वैल्यू डालता यहाँ पे 20, यहां मैं लिख देता कितना, 3/2, और बस मैं इधर से इक्वेशन निपटा देता पूरी, फाइनल वेलोसिटी आ जाती मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद भी वो और ऊंचाई पे जाएगा, समझना इस बात को, और ऊंचाई पे जाएगा वो, है ना। तो वो और ऊंचाई फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो। अच्छा, बाकी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकलेगा यहां तक के लिए, तो फिर से इंटीग्रेट कर डालो, है ना। तो इतना पूछते नहीं है, फिर भी पूछे तो यार हम निपटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरी कहानी हुई आपकी किसकी, रॉकेट प्रोपल्शन की, वेरिएबल मास सिस्टम की। अब हम गिनती के कुछ 4-5 सवाल हैं और हमारे पास कुछ टाइम बचा होगा, टाइम देख लिया जाए। चलो, तो टाइमली अपन ने कंप्लीट कर लिया सब कुछ, ये एक अच्छी बात है। आइए सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है देखें इसमें। तो यहां पर बात यह है कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली के बीच में हो रखा है छेद, और इसमें पड़ी हुई है कुछ मिट्टी। मिट्टी का टोटल मास कितना है, m नॉट। इस ट्रॉली की वेलोसिटी, मिट्टी की वेलोसिटी इस मोमेंट पे है v। इस होल से मिट्टी गिरने लगी, लैम्डा रेट से वो निकल रही है, और v रिलेटिव रेट से वो नीचे गिर रही है। अब थ्रस्ट फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर। तो ये फोर्स जो है वो तो किस डायरेक्शन में लगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा, है ना। मान लो किसी रेट से अगर निकलती, वैसे तो ये ड्रॉप हो रही, गिर रही होगी ऐसा, ये किसी वेलोसिटी से भी नहीं निकल रही है। तुम बोलो सर निकलेगी, वो कुछ प्रेशर है, मिट्टी के प्रेशर की वजह से वो तेजी से निकलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मान लिया निकल रही है, लेकिन आप इस बात को समझो कि
कि वो फोर्स अगर लगा भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ट्रॉली ऐसा तो एनी कांटेक्ट छोड़ देगी। तुम सोचो एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, उसमें मिट्टी पड़ी और बीच में ऐसा होल है, तो ऐसा तो है नहीं वो इतनी तेज निकल रहा है ट्रैक्टर ही ऊपर उड़ गया, भाई साहब इतना तेज थोड़ी ना निकलेगा। ऑब्वियसली कांटेक्ट तो नहीं छूट रहा है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या असर पड़ेगा वेलोसिटी पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की ही बात हो रही होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या है, तो ये है यार कि यहाँ जो इंपल्स अगर लग भी रहा है तो वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई इंपल्स बोल रहा हूँ सॉरी मैं, अगर कोई थ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। और यहां हमें कुछ नहीं कहा गया है तो हम कह देंगे कि भैया ये स्मूथ सरफेस है। भावनाओं को समझेंगे सवाल की, बाकी तरीके से देना चाहिए था मुझे। तो क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है तो ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा, ना रुकेगा ना थमेगा, है ना। हालांकि क्या है ना, ये अभी प्योर रोलिंग कर रहा है। आरबीडी में हम देखेंगे कि जब प्योर रोलिंग होती है ना तो रफ सरफेस पे भी वो चलते ही रहता है, कोई लफड़ा नहीं होता उसको, ठीक है। खैर अभी के लिए हम बोलेंगे वो मिट्टी गिरती रहेगी, मिट्टी की एक लकीर बनती रहेगी, लकीर बनती जाएगी और ये आगे चलता रहेगा। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर भले ही ये वेरिएबल मास सिस्टम हो, इस सिस्टम के ऊपर कोई थ्रस्ट फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा, तो इस वेलोसिटी को कोई चेंज कर ही नहीं सकता। ये जो मास निकला, ये निकलता हुआ मास बचे हुए सिस्टम पे क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा के गया? नहीं। तो ये वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। तो v इज v नॉट ऑलवेज। ट्रॉली पूरी खाली हो जाएगी तब भी वो v नॉट से चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल अपने को कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अपने को कि भैया वही ट्रॉली है, वही उसके ऊपर मिट्टी रखी हुई है और मिट्टी जो है बाहर निकले जा रही है और एम नॉट इसका मास है मिट्टी का और एफ फोर्स इस बार लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ एफ फोर्स इस बार लग रहा है और ट्रॉली इस बार इनिशियली रेस्ट पे थी। ओके, ट्रॉली रेस्ट पे थी, ठीक है साहब। तो और बताओ क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, हाँ बस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। लेकिन और क्या दिया गया है? और ये दिया गया है कि जो मास निकल रहा है बाहर वो लैम्डा के रेट से निकल रहा है, लैम्डा केजी पर सेकेंड। अब तुम कहोगे कितने वेलोसिटी से, तो वो कोई क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से वो मास जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा होगा तो वो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, तो वाई डायरेक्शन में वो थ्रस्ट फोर्स है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई थ्रस्ट फोर्स है नहीं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि साहब बार फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, मास वेरिएबल है। ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है ना, एकदम ध्यान से। मैंने बोला कि भाई किसी टाइम टी पर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है v, जीरो से बढ़ के v हो चुकी है। तुमने बोला ठीक है हो चुकी है, और कुछ मास निकल के पड़ चुका होगा जमीन पे। कितना मास बचा होगा? तुम बोलोगे पहले अगर m नॉट था तो अभी m नॉट माइनस लैम्डा टी, क्योंकि लैम्डा आपने पॉजिटिव कांस्टेंट कहा है। मैंने कहा हाँ बात ठीक है। और क्या लग रहा है इस पे? और जी सर कुछ नहीं, बस एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन। अबे क्या हो रहा है इसको आज? हाँ, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जो कि कैसा है? कांस्टेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स इस वक्त आपको लगता हुआ महसूस हो रहा है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे कहां लग रहा है सर, सिर्फ एक ही तो फोर्स लग रहा है। बात सही है आपकी एकदम। एक्स डायरेक्शन में हम लगाएंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्स। कोई वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, मास वेरिएबल है, क्या दिक्कत है? तो नेट फोर्स एफ इज द ओनली फोर्स एंड एम इज एम माइनस लैम्डा टी। भाई वेरिएबल मास की बात करेंगे, किसी ऐसे थोड़ी ना तुम बोलोगे सर एम नॉट क्यों नहीं ले रहे। अरे यार हम बात करेंगे किसी जनरल टाइम टी पर, तो एम कुछ भी हो सकता है, वो एम नॉट भी हो सकता है, एम नॉट से कम भी हो सकता है ना। और ये अपने पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। और बताएं, और तो क्या है, अब आपको वेलोसिटी लिखनी है तो एक्सेलरेशन आपको पता ही लग चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इसको dv बाई dt लिख देंगे।
तो m माइनस लैम्डा टी, सॉरी हाँ m माइनस लैम्डा टी, और ये dv, और इधर आ जाएगा आपके पास dt। और फिर आप जो है dv की वैल्यू जो है वो बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा f dt। और क्योंकि आप जानते हो कि यार t को अगर इंटीग्रेट करना है तो वो t के साथ ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि t जो है dv के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये m माइनस लेमडा टी को भी t के साथ ही पटकना पड़ेगा। और अब कर दीजिए इंटीग्रेट जहां से जहां, t इक्वल्स टू 0 पे आपका जो लिमिट है वो क्या है, t की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी है आपकी कितनी, 0। जब t की वैल्यू है t तो वेलोसिटी है आपकी v की लिमिट लगेगी। तो 0 से t और 0 से v, 0 से t 0 से v। हाँ, हालांकि अगर तुम्हें दिया होता कि उस वक्त इसकी स्पीड है u तो आप u डाल देते हैं यहाँ। तो यहां से आपके पास जो मामला आ रहा है वो आ जा रहा है कितना, v माइनस 0। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड। 1 आ जाएगा, लिमिट डालूंगा, v माइनस 0 आएगा। यहां से अगर मैं देखूंगा तो f है कांस्टेंट, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन m माइनस लैम्डा टी। मैं जानता हूं कई बच्चों को इसका इंटीग्रेशन नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बताने का कष्ट करूंगा आप लोगों को, और आप लोग समझने का कष्ट करना। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln ax प्लस बी 1 अपॉन ए, प्लस सी तो आएगा ही, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो, और डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट लग जाएगी। क्या ये चीज ऐसी की ऐसी दिख रही है क्या? सर dt लिखा हुआ है, तो मैंने कहा यार x की जगह बस t आ गया तो अच्छा, x की जगह t आ गया। चलो इसको मैं लिख देता हूं एक बार को, है ना। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो कंपेयर करो, क्या ये ऐसा ही लिखा हुआ है? तुम बोलोगे पता नहीं, मैंने कहा थोड़ा ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसा। अगर तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा तो अब देखो, वेरिएबल कौन है वहां, x, यहां कौन है t, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है a, यहां कौन है माइनस लैम्डा, b की जगह किसने ले रखी है, m नॉट ने। तो यहां पर a की जगह ले रखी है माइनस लैम्डा ने, x की जगह ले रखी है t ने, dx की जगह ले रखी है dt ने, b की जगह ले रखी है m नॉट ने। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन क्या आएगा, मतलब समझाने की जरूरत है, कि जस्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो 1 अपॉन ए दैट इज लैम्डा ln ax प्लस बी, और लिमिट कहां से कहां की लग जाएगी भाई, 0 से t की। तो ये माइनस का f बाय लैम्डा, ये तो आ गया बाहर। एक बार मैं डालूंगा अपर लिमिट जो आएगी m नॉट माइनस लैम्डा टी, एक बार डालूंगा मैं लोअर लिमिट जो आ जाएगी अपने पास m नॉट, और इधर से आ जाएगा ये v। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो ये f बाय लैम्डा, और ये आ जाएगा आपके पास एल एन एम नॉट माइनस एल एन एम नॉट माइनस लैम्डा टी। भाई जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। और आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एफ बाय लैम्डा एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस लैम्डा टी। ये आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा फॉर वेरिएबल मास सिस्टम। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे कोई थ्रस्ट फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, आइए आगे की बात करते। आगे की बात जो है यहाँ पर क्या कही गई है उसको देखें आप। इसमें आपको कहा गया है कि एक प्लैंक है जिसका मास है एम नॉट, और उस पे कुछ मास गिर रहा है लैम्डा के रेट से, लैम्डा रेट से ये मास गिर रहा है। लैम्डा रेट से जब ये मास गिर रहा है, ये मास आके इस पे स्टिक कर जाता है। ये आपको दिया गया, मतलब मिट्टी गिर रही है और मिट्टी आके इस पे चिपक जाती है, ऐसा मान के चलना है। तो यहां इस बार इसके ऊपर मास इसका कम नहीं हो रहा है, इसका बढ़ रहा है ना। तो आप इसको प्लस का डीएम बाई डी भी कह सकते हैं, क्योंकि मास बढ़ रहा है तो डीएम एक पॉजिटिव वैल्यू है। और आपको ये बात समझनी होगी इधर कि जब ये मास आके इस पे चिपकता है, तो आप समझ रहे, चिपकने से जस्ट पहले इस मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं थी। ये आया, गिरा, गिरते ही इसके साथ चलने लग गया, तो इस मास को वेलोसिटी मिली इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ इस मास पे फोर्स लगा होगा इस, अरे यार ये आज कलर सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई,
इस मास पे फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में। दोबारा अगर तुम्हारा ध्यान भट गया हो तो मास आके इधर चिपका, चिपकते ही वो इसके साथ जा रहा है, चिपकते ही अगर वो साथ जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में, तो एक्शन इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए इस प्लैंक पे फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज अगेन द थ्रस्ट फोर्स विच इज dm/dt इनटू v रिलेटिव। तुम बोलोगे यहां मास कम का हो रहा है, अरे तो जुड़ रहा है उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन थ्रस्ट फोर्स यही आएगा। v रिलेटिव क्या कहेंगे हम भाई, जिस मोमेंट पे ये जुड़ रहा है उससे, तो मान लो मैं प्लैंक हूं तो मेरे हिसाब से वो मास ऐसे नहीं गिर रहा है, मेरे हिसाब से वो मास जो है ना नीचे भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी इधर है तो मैं अपनी वेलोसिटी उसमें पीछे की तरफ देख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये वेलोसिटी इधर है। तो हम जानते हैं कि v रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इस मास की वेलोसिटी मेरे रिलेटिव में पीछे है, तो मुझ पे फोर्स आगे लगेगा। कितना लगेगा? dm/dt इंटू वी रिलेटिव। कौन सी वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी। वैसे वी रिलेटिव दो तरीके से, एक तो इधर भी और एक इधर भी। इस वाले वी रिलेटिव की वजह से फोर्स कैसा लगेगा? इस वाले वी रिलेटिव की वजह से फोर्स जो लगेगा वो लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस वाले वी रिलेटिव की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कैसा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो वी रिलेटिव के अपोजिट, ये बात को आप समझना। तो यहां हम क्या कहेंगे? यहां हम कहेंगे कि इधर ये एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा आपका कितना? dm/dt इंटू वी रिलेटिव। और अब जो है हम निपटा देंगे इस सवाल को, अब तो कुछ है ही नहीं भाई इसमें। क्योंकि मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब किसी भी टाइम टी पे आप बात करोगे, मतलब एक ट्रॉली थोड़ी अब ऐसा मत बोलना कि यार ट्रॉली आगे बढ़ जाएगी तो मास तो फिर जमीन पे गिरने लग जाएगा, ट्रॉली पे गिरेगा ही नहीं। वो यार इतना अंडरस्टूड है कि ट्रॉली की लेंथ अच्छी खासी है ना। तो हमने क्या कहा कि ट्रॉली की वेलोसिटी कुछ हो चुकी है v, पहले u थी, अब कितनी हो चुकी है? v। और इस दौरान कुछ मास भी इस पे गिर चुका है और गिरे जा रहा है, और गिरे जा रहा है, तो इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स पीछे आएगा जो आएगा लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। तो ये जितने से चल रहा है वही रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी, तो लैम्डा वी। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला मास इतने वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। और अब दिस इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस वन, और यहां पर मास कितना हो चुका होगा? m0 प्लस लैम्डा टी हो चुका होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो दिस इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो लैम्डा भी इसको मैं माइनस बोल देता हूं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। एंड यहां से अगर आप देखेंगे, या चलो आप मैग्नीट्यूड लिख दो, तो लैम्डा भी इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपका लैम्डा भी है, मास कितना है? m0 प्लस लैम्डा टी, और ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे आप? देखो यार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, है ना। मैंने जब ये बात लिखी है तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन भी मेरा भाई साहब इसी डायरेक्शन में है ना। तो लैम्डा भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो dv/dt, तो जब आप लिखते हो एक्सेलरेशन को dv/dt तो आपको समझना होगा dv/dt इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी कम होगी समय के साथ साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो मुझे यहां इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी लिखा हुआ है पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, और ए को अगर मैं dv/dt लिख देता हूं तो dv/dt एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उस नेगेटिव क्वांटिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी लैम्डा वी इज इक्वल्स टू m0 प्लस लैम्डा टी माइनस का अपना आ रहा है कुछ dv/dt। अब यार इसको इंटीग्रेट कर लो। कैसे कर लेंगे इंटीग्रेट? भाई dt को इधर ले आया और ये आ जाएगा अपने पास कितना? m0 प्लस लैम्डा टी, और ऐसे ही मैं dv को तो यहीं रहने दिया और ये आ गया 1 अपॉन लैम्डा वी, और माइनस जो था वो किधर रखूं यार? इधर ही रख लेता हूं। तो ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी थी u और उस वक्त टाइम था कितना? 0। इधर टाइम की लिमिट लगेगी। फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v किसी टाइम t पर। इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है मुझे वापस से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी टाइप का है ना ये, अपॉन लैम्डा, और लिमिट आ जाएगी कहां से? 0 से लेकर t तक।
यहां पे आ जाएगा अपने पास 1/λ तो अलग से है ही, और 1/v का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln v, और लिमिट आ जाएगी अपने पास u से v तक। लैम्डा से लैम्डा को उड़ा डालो, और यहां से एक बार अपर लिमिट रखूंगा, एक बार लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा ln m0 प्लस लैम्डा t अपॉन m0, क्योंकि एक बार लॉग ये माइनस लॉग वो, तो लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग a अपॉन b। ऐसे ही यहां पर ये माइनस लॉग v अपॉन u आ जाएगा, लेकिन वो माइनस है तो ये हो जाएगा u बाय v। अब देखना जादू तो अभी है इस सवाल में, यहां तक तो तुम परेशान हो रहे होंगे, अभी देखना जादू दिखाऊंगा, जादू। मजा आएगा, मजा अभी थोड़ी देर में, रुको देखो। क्लियर है मामला यहां तक? दोनों तरफ के लॉग हटा दिए, ठीक है। तो लॉग हटाते ही ये v को इधर लाया, m0 को इधर ले गया, या v की वैल्यू आ गई मेरे पास m0 u अपॉन m0 प्लस लैम्डा t। अब सुनना कहानी, अब सुनना कहानी। मेथड नंबर 2, वन लाइन मेथड। भैया ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। मेथड नंबर 2, वन लाइन मेथड। कैसे कैसे सर वन लाइन में कैसे? अरे मैंने कहा सुनो तो सही मेरी बात, अरे सुनाओ तो सही सर आपकी बात। मैंने कहा यार जो मास यहां आके टच हो रहा था, इस पे जुड़ रहा था, तो इस मास पे इधर कुछ फोर्स लगा, इस मास पे इधर कुछ, मतलब बचे हुए मास पे इधर कुछ फोर्स लगा, ये इंटरनल फोर्स हो गया क्या? हाँ हाँ हो तो गया। तो मैंने कहा यार अगर तुम सिस्टम को तुम लेके चल रहे हो m0 प्लस लैम्डा टी, इतना मास जो है वो तुम सिस्टम को लेके चल रहे हो, तो इस मोमेंट पे इस m0 प्लस लैम्डा टी का m0 हिस्सा तो यहां है और लैम्डा टी हिस्सा यहां है, ठीक है। और m0 और लैम्डा टी के बीच में लैम्डा टी जो मास है वो धीरे धीरे करके इससे जुड़ता जा रहा है। ध्यान से सुनना, मैं सिस्टम लेके चल रहा हूं मैं सिस्टम लेके क्या चल रहा हूं? m0 प्लस लैम्डा टी, मैं सिस्टम में लेके चल रहा हूं m0 प्लस लैम्डा टी। तो ये जो इनिशियली m0 था, लैम्डा टी कहां भरा पड़ा है? सारा का सारा यहां। धीरे धीरे करके एक एक करके वो लैम्डा टी जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। जो फोर्स है वो किसके बीच में लग रहा था यार, जरा मुझे बताओ। ये उस मास और इस प्लैंक के बीच में लग रहा था। क्या ये मास सिस्टम का हिस्सा नहीं है? है। तो क्या ये इंटरनल फोर्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या यहां पर आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं कह सकते आप? m0 प्लस लैम्डा टी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्या? क्यों नहीं लगा सकते भाई? लगा सकते हैं बिल्कुल। तो लगाओ फिर। इनिशियल मोमेंटम कितना? m0 u। फाइनल मोमेंटम कितना? लैम्डा टी भी चल रहा है इसके साथ, कितने से? v स्पीड से। एक ही लाइन में इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से। बात खत्म। खत्म खत्म तो बस खत्म। क्लियर? क्लियर। आओ एक और सवाल देता हूं होमवर्क के लिए। एक तो लंबे मेथड से करना, एक छोटे मेथड से करना। एक तो लंबा मेथड और एक छोटा मेथड। तो छोटा मेथड पहले तो क्या सवाल सुन लो। सवाल क्या है भाई? सवाल भाई घिसा पिटा सवाल है, एकदम घिसा पिटा, अपने जमाने का पिटा हुआ सवाल है ना। मतलब हर इंस्टीट्यूट में, हर क्लास में, हर जेई की क्लास में इस सवाल को पीटा जाता है, करवाया जाता है। मतलब सुनो, मतलब इस टाइप के सवाल करवाए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा गया? यहाँ पे आपको कहा गया है कि भाई साहब इस बार फोर्स भी लग रहा है। अच्छी यू जो जीरो ले लो, फोर्स लग रहा है, और वही लैम्डा रेट से ये गिर रहा है। अगेन देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली व्हाट? इट इज लैम्डा इनटू v। तो इनिशियल मोमेंट में देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज u इज जीरो। इसी टाइम पे फोर्स वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा तो फोर्स भी लगेगा। एक तो तुम्हारा वही तरीका हो जाएगा जो बिल्कुल बेसिक मेथड आएगा कि फोर्स इधर लग रहा है, किसी मोमेंट पे आप बोलोगे क्या? मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, है ना, ताकि एटलीस्ट तुम थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाओ इसको सॉल्व करने की। इस तरीके से कि m0 माइनस लैम्डा टी पे एक मोमेंट पे जब आप देखोगे किसी टाइम t पर, तो इसने वेलोसिटी कुछ एक्वायर कर ली होगी v, फोर्स इस पे लग रहा होगा कुछ f,
और लैम्डा वी जो है इसके ऊपर लग रहा होगा पीछे थ्रस्ट, एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मींस you will write the equation like this, that is F minus lambda v is equals to mass into acceleration which is dv by dt. Now you just have to integrate. dt को इधर ले जाओ, m नॉट प्लस लैम्डा टी को इधर लाओ, इस पूरे मामले को इधर लाओ, इंटीग्रेट करो, t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 0, t की वैल्यू t पे वेलोसिटी v, इंटीग्रेट करोगे कुछ रिजल्ट आएगा। और एक आएगा आपका वन लाइन मेथड। क्या वो ये है कि भाई साहब इस बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये वाला मेथड तुम खुद से सॉल्व करना, ये मैं वन लाइन में बता। इस बार क्या हुआ कि अगेन अगर मैं सिस्टम में मैं लेके चल रहा हूं, क्या अपना सिस्टम में मैं लेके चल रहा हूं एम नॉट प्लस लैम्डा टी को, मैं एज अ सिस्टम लेके चल रहा हूं, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल हो जाएगा, जो भी मास आगे अटैच हो रहा है वो सिस्टम का ही पार्ट है, और उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो इंटरनल फोर्स है। सर जी लेकिन यहाँ पे एक फोर्स है, अब क्या करोगे? अरे तो मैं लगाऊंगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, भूल गए क्या? पावरफुल थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कई जगह पावर शो होता है, कई जगह नहीं होता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ देख लो, तुम यहाँ देख लो, बेसिक मेथड तुम्हारे है ना पसीने निकलवा देगा, पसीने मतलब थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम देखो तुम, द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट? एफ विच इज कांस्टेंट, नेट इंपल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। खत्म, खत्म, एक लाइन में खत्म पूरा का पूरा सवाल, एक लाइन में खत्म। पता नहीं तुम कितना अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि इन चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए भी इंटरनल पोटेंशियल चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी नहीं है तो आगे जाके जरूर अप्रिशिएट करोगे। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज कांस्टेंट, एक्चुअली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने की वजह से आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि ये आ जाएगा एफ इंटू टी। किसी टी टाइम में कितना इंपल्स होगा, नेट इंपल्स इज एफ टी ऑन दिस सिस्टम। तो फाइनली क्या दिख रहा है आपको? फाइनली दिस होल थिंग इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, इनिशियल मोमेंटम इज 0। खत्म, खत्म, बस बस, शांति, पूर्ण शांति, मोक्ष, मोक्ष वाली निर्वाण। ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो गया भाई साहब, एक लाइन में, नो नीड, नो नीड, नो नीड। ठीक है, बस बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगा। पिछले वाले सवाल व उस मेथड का लुत्फ आप अपने आप से लेते रहें, कमेंट सेक्शन में जरूर उस आनंद को प्रदर्शित करें, है ना। वैसे मैं जानता हूं शायद ही कुछ लोग होंगे जो आनंद प्रदर्शित करने की स्थिति में होंगे, लेकिन आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया एक रस्सी है, बहुत लंबी रस्सी है यार, बहुत लंबी रस्सी है, ले ऐसे पड़ी हुई है उलझी हुई, रस्सी को उठा रहा हूं मैं धीरे 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 धीरे, सॉरी धीरे धीरे नहीं, यू स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से उठा रहा हूं। तुमसे पूछ रहा भैया कितना फोर्स चाहिए उठाने के, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स as a function of s, function of x, x means this length which is increasing continuously, required to pull the chain with constant speed, या as a function of time भी आप कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, as a function of time। ठीक है, t equals to 0 पे, t equals to 0 पे हम कहेंगे कि भाई वो क्या कहेंगे हम, t इक्वल्स टू 0 पे हम कहेंगे कि चलो मान लो चेन जो है बिल्कुल हवा में, मतलब जमीन पे पड़ी थी, एकदम एकदम जमीन पे पड़ी थी, t इक्वल्स टू 0 पे चेन पड़ी थी जमीन पे, उसको u, एक आपने चेन ऐसा लिपटी हुई पड़ी थी इधर, इसको पकड़ा, एक छोर को पकड़ा, एक एंड को पकड़ा आपने और उठाने लगे इसको। कंडीशन ये है कि कांस्टेंट स्पीड से उठाना है, तो फोर्स कितना होगा? आई बात समझ में? सबसे पहली बात, ये पॉइंट कितना ऊंचा जा चुका होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, u इंटू टी, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिजिक्स यूज नहीं करनी है भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पॉइंट मूव हो रहा है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, ut डिस्टेंस चलेगा। और क्या दिया है आपको? और आपको दिया है इसमें साथ ही साथ आपको ये भी गिवन है कि इस स्ट्रिंग का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो है लैम्डा, मतलब मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, इज लैम्डा। ठीक है, हाँ जी, तो मास पर यूनिट लेंथ 12 बजने वाले हैं, 3 मिनट शेष,
मास पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, इट इज लैम्डा। और अब आपको बताना है कितना फोर्स लगाना है। तो आप थोड़ा सा चिंतन और मनन करें और देखें क्या होगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं हिंट और देता हूँ, फिर आप सोचें। भाई अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा, नो डाउट। किस किस को बैलेंस करना पड़ेगा? फोर्स इस वक्त मुझे इसके mg को बैलेंस करना पड़ेगा। कई लोग तो एकदम झटके से इसका आंसर बोलेंगे, इसका आंसर है इतना, खत्म। सर जी जितना ये मास हैंग कर रहा है ना, उतने मास को झेल जाओ आप। लैम्डा एक्स मास है तो उसका वेट आ जाएगा लैम्डा एक्स इंटू जी, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से ये गलत है, इज रॉन्ग, है ना, गलत जवाब। क्यों सर? आप भूल गए हो एक बात। क्या है वो बात? कि जो रस्सी हवा में है, जो रस्सी हवा में है वो तो चल रही है, और जो पार्ट जमीन पे है वो रेस्ट पे है। धीरे धीरे आप जब देखोगे तो हर dt टाइम में रस्सी का कुछ हिस्सा चलने लग जाता है। हो सकता है dt टाइम मतलब इस वक्त ये वाला हिस्सा, अभी छोटा सा हिस्सा अगर मैं यहां पे लूं, वाइट वाइट, ये वाइट वाइट हिस्सा अभी यहां पड़ा है शांति से, जीरो वेलोसिटी के साथ। जैसे ही dt टाइम बाद बात करोगे तो ये थोड़ा ऊपर चल जाएगा, तो ये वाला हिस्सा मूव करने लग जाएगा v वेलोसिटी से। तो हर उस रस्सी का लिंक dm मास u वेलोसिटी गेन करते जा रहा है dt टाइम में u वेलोसिटी गेन करते जा रहा है। तो भैया ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी उस लिंक को, जो वो लिंक है वो रेस्ट से एकदम से झटके से उठ रहा है। तो झटके से उठ रहा है तो उस लिंक पे फोर्स लगा होगा ऊपर। जो अभी सरफेस पे जस्ट पड़ा है उसकी वेलोसिटी एकदम से u हो रही है, तो उस पे फोर्स लगा ऊपर, तो वो फोर्स लगाएगा नीचे, फोर्स लगाएगा नीचे। मास जब अटैच होगा तो वो फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। आपको ये समझना होगा कि यहां पर ये जो आपकी रस्सी है, ओए होए होए, ये जो रस्सी है कितने लेंथ की? x लेंथ की। तो इसके ऊपर साहब एक थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होगा इस दिशा में, ऊपर लग रहा होगा आपने जो लगाया फोर्स। और क्या लग रहा होगा? और लग रहा होगा mg। तो आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू थ्रस्ट प्लस mg। थ्रस्ट लिखना सीखें। थ्रस्ट है dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। हाँ बिल्कुल, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। वी रिलेटिव कितना है? वो u है। भाई वो जो मास जमीन पे पड़ा था, जुड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? u। इसके रेस्पेक्ट में उस मास की वेलोसिटी कितनी है? नीचे की तरफ u। तो यह आ जाएगा अपने पास dm बाई dt इंटू u। अब सुनो बात, dm बाई dt इंटू u, ये आपके पास हो गई है क्या? थ्रस्ट फोर्स प्लस mg। तो m कितना आ रहा है? m आ रहा है आपके पास लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। लैम्ड एक्स भी आपको पता है ut के इक्वल है। अब बस बात ये है कि dm बाई dt कैसे निकालो। कोई नहीं यार, ये भी निकल जाएगा। dm का मतलब क्या? कि dt टाइम में dm मास आके जुड़ गया, मतलब कितनी लेंथ जुड़ गई होगी? dx लेंथ और जुड़ गई होगी। तो मैंने कहा यार dx लेंथ और जुड़ी है मतलब कुछ dx बाई dt। dm का मतलब क्या आ गया? dm का मतलब आ गया लैम्डा इंटू dx। dx लेंथ और जुड़ गया हवा में, जो रस्सी लटक रही है उसमें dx लेंथ की बढ़ोतरी हो गई, तो मास कितना बढ़ गया? लैम्डा इंटू dx। तो dm की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू dx इंटू u प्लस लैम्डा utg। dx बाई dt आपके पास आ जाएगा u। dx बाई dt इज u। dx लेंथ बढ़ी कितने टाइम में? dt टाइम में। वही तो वेलोसिटी है साहब। तो बस खत्म, लैम्डा u स्क्वायर प्लस लैम्डा ut। दिस इज द फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। This must be the force as a function of time which you have to apply to pull this string with a constant speed u। आइए साहब अब एक सवाल आपको देते हैं होमवर्क के लिए, है ना। सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल में क्या दिया गया है कि भैया एक पुली है, पुली के दोनों तरफ जैसा कि आपको दिख रहा है रस्सी, बड़ी अच्छी खासी लेंथ वाली रस्सी है।
कुछ हिस्सा हैंग हो रखा है, कुछ हिस्सा जमीन पे पड़ा है। अनंत अनंत रस्सी अनंत। यहां एक बंदर है अपना, कितने मास का, m मास का। रस्सी की लेंथ लैम्डा दे रखी है, लैम्डा मतलब मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। ये कहा जा रहा है कि इस बंदर ने, अगर तुम जनरली देखोगे तो ये बंदर अगर ये रस्सी को पकड़ के रखेगा तो क्या होगा भाई, इधर जितना रस्सी का मास इधर उतना ही रस्सी का मास, तो ये एक्स्ट्रा मास इस बंदर का आ गया। तो अगर ये बंदर सिर्फ रस्सी पकड़ के रहता है तो ये नीचे गिरते जाएगा, मतलब ये इधर से एक्सेलरेट होगा और ये ऐसे चलने लगेगा, ये नीचे गिरेगा। अब कहा कुछ ऐसा गया है कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बंदर, फॉर द गिवन केस मंकी इज एबल टू मेंटेन कांस्टेंट हाइट, या इज एबल टू मेंटेन अ हाइट, है ना। कांस्टेंट हाइट बोलना थोड़ा सा इंग्लिश की तीन तैसी करना हो जाएगा, जो कि हम करने में माहिर हैं, है ना, क्योंकि हमको इंग्लिश आती नहीं है। बात यह है कि भैया इसने एक कांस्टेंट हाइट मेंटेन की हुई है, मतलब ये बंदर जो है भाई साहब ये नीचे नहीं जा रहा, बंदर नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा होगा यार, तुम कहोगे क्यों नहीं जा रहा होगा सर। मैंने कहा यार बंदर पे नीचे mg लग रहा है, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं कहा बंदर इतनी तेजी से रस्सी को खींच रहा होगा कि बंदर रस्सी पे फोर्स लगा रहा है नीचे, तो रस्सी बंदर पे फोर्स लगाई ऊपर। यहां बंदर ने एक फोर्स ऐसा मेंटेन कर रखा है जिससे कि ये इसके mg को बैलेंस कर रहा है। मतलब तुम खुद सोचो कि जैसे तुम रस्सी पे चढ़ते हो तो तुम क्या करते हो, रस्सी पे जब तुम चढ़ते हो तो तुम रस्सी पे नीचे फोर्स लगाते हो, तुम पे फोर्स ऊपर लगता है इसलिए तुम ऊपर जाते हो। तो बंदर इतनी तेजी से रस्सी को खींच रहा है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है हाथों पे ऊपर की तरफ, जो ऑब्वियसली वो बहुत मतलब तगड़ी पावर चाहिए होगी उसके लिए, बहुत तेजी से रस्सी खींचनी पड़ेगी ना, जो पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है ये, लेकिन कर रहा है भाई साहब, है ना। ये जैसे सुपर, जब भाई इंसान सुपर हो सकते हैं, सुपरमैन हो सकता है, तो ये सुपर बंदर है अपना, सुपर बंदर है भाई साहब, खींच रहा है बहुत तेजी से रस्सी को, इस तरीके से खींच रहा है कि अपने ये नीचे नहीं गिर पा रहा है। अच्छा, तो यहां कह रहा है कि उसके लिए इसने क्या किया, बाय एडजस्टिंग अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड। इसके रिलेटिव, ऑब्वियसली रस्सी के रिलेटिव, रस्सी के रिलेटिव बंदर ने अपनी कुछ स्पीड मेंटेन कर रखी है, या अगर आप कहें बंदर के रेस्पेक्ट में रस्सी वी रिलेटिव की स्पीड से या यू स्पीड से नीचे जा रही है। रस्सी के रेस्पेक्ट में बंदर ऊपर जा रहा है, लेकिन बंदर ने तो अपनी कांस्टेंट हाइट मेंटेन कर रखी है, इसका मतलब एक्चुअली में रस्सी कुछ यू स्पीड से नीचे जा रही होगी। थोड़ा सा सवाल में मैंने आपकी मदद कर दी है कि रस्सी को ये यू स्पीड से नीचे धक्का दे रहा है, तो क्या हो रहा होगा, सुनना बात। यहां से वो जो अभी पिछला सवाल था ना, उसी का एक पार्ट हो गया ये, आप क्या कर रहे हो, इस रस्सी में यू वेलोसिटी से वो लिंक अटैच होते जा रहे हैं, तो एक वो फोर्स लगा रहे होंगे नीचे। हालांकि ये जो इधर गिरेगा वो रस्सी पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, जो रस्सी आके टकरा जाएगी, देखो इधर से रस्सी उठ रही है और इधर से टकरा रही है, तो जो रस्सी टकराएगी ना वो उस पीछे वाली रस्सी को धक्का नहीं दे सकती, जो जुड़ेगी वो खींच सकती है, ये धक्का नहीं दे सकती। तो यहां जो मास आके टकराएगा वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यहां से जो मास अटैच होगा वो फोर्स लगाएगा। यू हैव टू फाइंड दैट रिलेटिव स्पीड, यू हैव टू फाइंड, अरे ये क्या हो गया साहब, यू हैव टू फाइंड दैट रिलेटिव स्पीड, कि क्या होना चाहिए मामला, वो यू कितना होगा, ठीक है। ये जो है आपको बतलाना है कितना होगा साहब, क्लियर है बातें। तो बस आज का मामला होता है यहीं पे समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। और इस सवाल को आप ट्राई करें, अच्छा सवाल है, इतना अच्छा भी नहीं है ना, अपने सवाल अच्छे का होते हैं, बाकी आप नहीं यार अच्छा है मतलब, है ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा कभी बार हर सवाल को रद्दी बोल देता हूँ, लेकिन आप समझे, मतलब रद्दी मतलब यार प्यारे प्यारे से सवाल है ना। तो आप इतना ट्राई करें। तो रात के बज गए हैं 12:06 और अभी हम सोने जा रहे हैं, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे क्यों, हाँ तुम तो दिन में ही देखोगे ना, तो हैव ए नाइस डे, जय हिंद। ठीक है साहब, चलो जी।